लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ उरी हमलों के बाद जो स्ट्राइक भारत ने की थी उस समय, उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों में बहुत महत्वपूर्ण किरदार रहा था। सही मायनों में 2016 एक पहला कदम था। जब उन्होंने पठानकोट एयरबेस पे अटैक किया वो 2016 था, जब उन्होंने उड़ी पे अटैक किया वो 2016 था, और जब हमने सजेस्ट किया मिस्टर पारिकर को, जब वो उसी दिन आए, फिर उन्होंने बोला तो अब क्या करना है, तो मैंने कहा कि ये टाइम आ गया है कि हम पार जाके मारते हैं, वरना पार जाके मारेंगे। ये बात सबसे पहले आपने कही जी। और पारिकर जी, आई सैल्यूट हिज बोल्डनेस। उन्होंने वहीं पे, मैंने सोचा दिल्ली जाएंगे और वहाँ से मुझे ऑर्डर आएंगे, उन्होंने वहीं पे बैठे बैठे ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा, उन्होंने कहा ओके। अब चूंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज है, सरहदी इलाकों में रह रहे हैं, उनके लिए अब न्यू नॉर्मल क्या है? कभी भी कुछ भी हो सकता है। कि नायब सूबेदार चुन्नी लाल की कहानी ही क्यों? आर्मी में, भारतीय सेना में ये एक ही ऐसा जवान है जिसके हाईएस्ट अवार्ड्स हैं, जिसका कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जिक्र है, और 3 दिन लगातार दुश्मन की शेलिंग के बीच में 3 अटैक लॉन्च किए उस 21,000 फुट की ऊंचाई वाली पोस्ट पे। पैरा एसएफ की दुनिया तक ले जाइए। हम सुनते रहे कहानियां, ड्रिंक खत्म करने के बाद गिलास भी दांतों से तोड़ देते हैं। हाँ, वो कई बार हमारे इमरजेंसी राशन में यही होता है, जो जंगल पहाड़ में चढ़ रहे हैं ऊपर, ना वो बना पाते हैं, बारिश हो रही है, आप खाना नहीं बना पाते, और दूसरा कई जगहों पे, ऐसी जगहों पे छुप के बैठना पड़ता है, एम्बुश में या पेट्रोलिंग में आप आवाज़ नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ चॉकलेट ही खा पाते हैं। Brought to you by New India Assurance. Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. नमस्कार और स्वागत। किताब वाला के आज के अंक में हम जिस किताब पर बात करेंगे वो इस समय मेरे हाथ में है। नाम है ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ नायब सूबेदार चुन्नी लाल। नायब सूबेदार चुन्नी लाल की एक कहानी है। कहानी इनकी आज हम क्यों सुना रहे हैं यह आप अगले 45 मिनट 1 घंटे में जानेंगे। संक्षिप्त परिचय मैं करा देता हूँ। नायब सूबेदार चुन्नी लाल अशोक चक्र, वीर चक्र और सेना मेडल से पुरस्कृत, और इस मामले में भी ये बड़ा अनूठा है ये तथ्य, क्योंकि जो 4 हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होते हैं खासकर शांतिकाल के, उनमें से 3 नायब सूबेदार चुन्नी लाल के नाम के साथ जुड़े हुए हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी अनूठी उपलब्धि है जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। ये तो बात हुई उनके सम्मान की, उनके समर्पण की बात, कि जब घर से खबर आती है कि घर में नए शिशु का आगमन हुआ है, आपके बच्चा हुआ है, तो वो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़कर भी उस समय घर नहीं जाते। बाद में जब छुट्टी मिलती है तब तसल्ली से जाते हैं। और वीरता की क्या कहानियाँ हैं वो मैं सुनाऊँ, इससे बेहतर है कि आज इस किताब पर बात करने के लिए हमारे साथ जो किताब वाला हैं उनसे हम सुने, उनका भी परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। इस किताब को लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने। इस नाम को आपने कई बार पहले भी अलग अलग माध्यम पे सुना होगा। एक संक्षिप्त परिचय मैं करा देता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इतने सारी मेडल्स इनके नाम के साथ हैं। 2018 में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के पद से सेवानिवृत्त, और तमाम सारे बड़े बड़े खास और बहादुरी से भरे ऑपरेशंस में हिस्सा रहे, सेना का लीड भी किया। वही इस किताब के ऑथर हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव किताब का नाम। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ आज हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, और जय हिंद आपके सब व्यूअर्स को। और व्यूअर्स से जब आपने जिक्र छेड़ा तो मुझे ध्यान आ गया कि व्यूअर्स हमारे आपसे भली भांति परिचित भी होंगे, क्योंकि वो लंदन टॉप के मंच पर आपको पहले भी अलग अलग किताबों पर चर्चा करते हुए, अलग अलग कार्यक्रमों में अपनी बात रखते हुए देख चुके हैं, जिसका जिक्र हम आगे आपसे और विस्तार से कर देंगे। फ़िलहाल चूँकि आज हमारे हाथ में ये किताब है नायब सूबेदार चुन्नी लाल की कहानी, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए सर, हमने तो किताब पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, और हमारे साथी इस रिसर्च में मदद करने वाले और इस शो के प्रोड्यूसर दीपक तेंगुरिया ने भी पढ़ी, तो हमें तो पता है
लेकिन दर्शकों को आप ये संक्षेप में बता दीजिए कि नायब सूबेदार चुन्नी लाल की कहानी ही क्यों? कौन से 2-3 ऐसे हाई पॉइंट्स आपको लगे, या आपका जो जिन चीज़ों से, उनके जिन काम से या उनके जिन वाक्यों से आपका राब्ता रहा, उसके आधार पर आपको लगा कि इनकी कहानी और लोगों को भी जाननी चाहिए, पूरे देश को? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मतलब ये मुझे एक मौका देता है अभिषेक कि मैं एक संक्षेप में बता सकूं कि वो क्या खास था नायब सूबेदार चुन्नी लाल में, जिसकी वजह से उसकी कहानी इतनी इंस्पिरेशनल है आजकल के यूथ के लिए, आजकल के फौजी जवान के लिए, एक नागरिक के लिए, सबके लिए। नायब सूबेदार चुन्नी लाल और मैं एक ही बटालियन के थे, तो मतलब मैं उसके साथ न सिर्फ उसको अच्छी तरह से जानता और बल्कि हमने साथ बहुत ऑपरेशंस किए हैं, तो मैंने फर्स्ट हैंड उसको एक्सपीरियंस किया है, उसके बारे में सब किताब में चर्चा है। ये एक ऐसा शख्स है, जब इनकी शुरुआत ही मैदान जंग में हुई है किस्म से। हमारी ट्रेनिंग होती है, इन जवानों की जो ट्रेनिंग होती है सेंटर में, वो 1 साल की होती है लगभग, और उस 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जब इनको हमारी बटालियन में भेजा गया, हमारी बटालियन उस वक्त सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हो रही थी, इंडक्शन कर रही थी, तैयारी कर रही थी। तो उस दौरान इनकी उम्र अभी 18 वर्ष थी जब ये उस सियाचिन की इंडक्शन में गए। और हमारी बटालियन ने, आपको ये तो पता है, सबको पता होगा, सबके लिए बता देता हूँ कि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कहूँगा, रणभूमि कहूँगा, जहाँ पे लड़ाई चल रही हो। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जैसे आपने LOC सुना है, वहाँ पे AGPL है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। और हमारी बटालियन को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारी बटालियन ने सन 1987 में सियाचिन ग्लेशियर पे दुनिया के सबसे हाईएस्ट अटैक को अंजाम दिया। 21,153 फुट की ऊंचाई पे हमने पाकिस्तान की एक पोस्ट कैप्चर की और उसका नाम रखा गया बाना टॉप, बाना सिंह साहब के नाम पर। बाना सिंह साहब उस के लीडिंग सेक्शन में थे, जो सेक्शन जिन्होंने जाके कैप्चर किया, उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। और उस युद्ध में हमारे को 1 परमवीर चक्र, 1 महावीर चक्र, 7 वीर चक्र, 10 सेना मेडल और बहुत सारे 70 के करीब कमेंडेशन कार्ड, इतने अवार्ड मिले थे। चुन्नी लाल बाना सिंह के सेक्शन का एक बहादुर सिपाही था, अभी मात्र 19 साल का था उस वक्त, और उसको उस लड़ाई में, उस अटैक में जिसमें बाना सिंह को परमवीर चक्र मिला, उसको सेना मेडल से नवाजा गया। वो सबसे पहले जो 2 बड़ी ऊपर पहुंचे थे उनमें से एक था। और उसके बाद जब हमारी बटालियन नीचे भी आ गई, उसकी बहादुरी के किस्से बाना सिंह साहब ने खुद कहा कि मतलब ये एक ऐसा शख्स है जिसको ऐसे लगता है कि ही डज नॉट नो फियर। उसको मतलब लगता ही नहीं है कि उसके चेहरे से कि उसको भय है। फिर ट्रेनिंग के दौरान, बाकी यूनिट की एक्टिविटीज़ के दौरान जो मैंने आपको अवार्ड बताए, इतने अवार्डीज़ थे, इतने गैलेंट्री मेडल वाले जो हमारे सैनिक थे, उन सब के बीच में उसकी परवरिश हुई। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ किताब में, ही ग्रू अप अमंग हीरोज़। तो वो एक परवरिश भी ऐसी थी। तो उसकी शुरुआत मैदान जंग में हुई, उसकी परवरिश इन सब हीरोज़ के बीच में हुई। तो हमेशा, और इसके दिल में एक चाह थी हमेशा और अच्छा करने की। और फिर जब भी मौका मिला, इसने ऐसी ही न सिर्फ वीरता की बल्कि सूझबूझ का भी परिचय दिया। जब मैं कमांडिंग ऑफिसर बना 1998 में, तकरीबन 1 दशक के बाद, तब ये एक हवलदार था और मेरे को आश्वासन मिलता था कि जैसे ये अगर चुन्नी लाल वहाँ मौजूद है किसी एनकाउंटर में, टेररिस्ट, हम LOC पे डिप्लॉयड थे। और जो मेरी पहली किताब है इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स, ये मैंने उस टेन्योर के किस्से लिखे हैं ज़्यादातर। तो उस वक्त
जब चुन्नी मौजूद होता था तो मुझे लगता था सब ठीक हो जाएगा, और वो एक किस्म से हमारा गुड लक चार्म बन गया। और बहुत सारे अनगिनत ऑपरेशंस हुए। उन ऑपरेशंस में चुन्नी लाल का बहुत अहम भूमिका थी। उसको खुद वीर चक्र से नवाजा गया उन 3 सालों में। आप समझ सकते हैं कि शांति काल में हमेशा या तो शौर्य चक्र मिलना चाहिए, लेकिन वो वीर चक्र क्यों दिया गया? क्योंकि वो एक स्पेशल ऑपरेशन था जिसके बारे में इसमें चर्चा की गई है इस किताब में जो आपके हाथ में है। और इसके बाद चुन्नीलाल ने 2 यूनाइटेड नेशंस में टेन्योर किए, एक सोमालिया में, एक सूडान में। तो वो सिर्फ एक ऐसा नहीं कि एलओसी पे करने वाला के एक्सपीरियंस में रहा, वो उसका बड़ा कंपोजिट सा एक्सपीरियंस था। सोमालिया के हालात अलग थे, सूडान के हालात अलग थे, और उसकी वीरता के किस्से वहाँ पे भी हुए। उसकी सूझबूझ का परिचय उसने वहाँ पे भी दिया। और फिर जब यहाँ वापस लौट के आए सूडान के बाद 2007 में हमारी बटालियन को फिर डिप्लॉयड हुई नॉर्थ कश्मीर में, कुपवाड़ा में फिर वैसे ही एलओसी के किस्से, और वहाँ पे वो अब नायब सूबेदार था। वो एक सेक्शन को लीड कर रहा था, और जब कुछ घुसपैठिए वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, उधर एक ऑपरेशन में उसने 3 उग्रवादियों को मार गिराया और बाकियों को मारने में मदद की। लेकिन वहाँ पे उसने अपने जीवन का बलिदान दिया। उस ऑपरेशन में उसको अशोक चक्र से नवाजा गया। जैसा आपने खुद कहा कि ये 3 अवार्ड, ये हमारे इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में, ये एक ही ऐसा जवान है जिसके हाईएस्ट अवार्ड्स हैं, जिसका कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जिक्र है। तो मेरे समझ से इससे ज़्यादा इंस्पायरिंग और कोई एक सोल्जर की ब्रेवरी नहीं हो सकती। इंडियन आर्मी के सभी सोल्जर्स बहादुर हैं। शायद अवार्ड्स इसका इंडिकेशन नहीं है कि वही बहादुर है जिसको अवार्ड मिले। बहुत अनगिनत अनसंग सोल्जर्स हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन जिनके बारे में, जिनको अवार्ड्स मिले हैं, जिनकी इतनी सारी गाथाएं मशहूर हैं, और जैसे मैं 3 साल की अपनी बात कर सकता हूँ, मैं इसमें ख़त्म करता हूँ अपने ओपनिंग रिमार्क्स कि ये जो मेरे 3 साल थे जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, कायदे से देखा जाए तो इसको बहुत सारे अवार्ड मिलने चाहिए थे। कितने ऑपरेशंस में गया, कितने ऑपरेशंस में इसने बहादुरी दिखाई, लेकिन हमेशा कहता था सर मेरे पास तो ऑलरेडी अवार्ड है, आप किसी और को रिकमेंड करो। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं जो बहादुरी का परिचय देते हैं, और आप हर एक को अवार्ड नहीं मिल सकता शायद। तो इसीलिए मेरी समझ से ये कहानी लिखना ज़रूरी था। और आखिरी चीज़, दूसरे पहलू में, एक और पहलू मैं कहूँगा, क्योंकि चुन्नीलाल को मैं खुद जानता था, मैं इसकी कहानी, मैंने किसी से रिसर्च नहीं करनी थी, मैं खुद इसके साथ ऑपरेशंस में था, उसके कहानियाँ किससे लिखे हुए हैं किताब में, पहली किताब में भी। तो ये वजह है कि मैंने इसके ऊपर ये किताब लिखने का निश्चय किया। चुन्नीलाल साहब से तो आपने हमारा परिचय करा ही दिया। अब हम कोशिश करेंगे कि उनके पूरे पर्सनैलिटी को कुछ अलग अलग बिंदु पकड़कर समझते रहें। तो जैसे शुरुआत किसी और बिंदु से भी हम कर सकते थे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप संक्षेप में वो किस्सा बताएं, क्योंकि आपने यूनाइटेड नेशन के उनके जो कर्तव्य थे उनका जिक्र करा जी। तो मुझे याद आ गया कि जब वो सोमालिया में थे, किताब में जिक्र भी है उस किस्से का, कि नायब सूबेदार चुन्नीलाल साहब जब सोमालिया में थे, यूएन के एक असाइनमेंट पे वहाँ गए हुए थे, तो एक बड़ा रोचक किस्सा हुआ जो दिखाता है कि छल कपट मन में बिल्कुल नहीं था, और जब आपके मन में ना हो तो आपको दुनिया भी वैसी ही दिखती है, बिल्कुल पानी की तरह साफ। वहाँ वो गए, एक महिला थी, वो चिकन बेच रही थी, उनसे उन्होंने चिकन ख़रीदा जिसकी कीमत हुई करीब $1। बदले में उस समय बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊँ तो खुले पैसे नहीं थे, तो उन्होंने वहाँ $100 दिए और वहाँ से आ गए, इस भरोसे के साथ कि ये महिला अभी लौटा देगी मुझे बाकी का बचा हुआ पैसा। अब वो महिला आई, उन्होंने पैसा लौटाया भी। तो जैसा मैंने कहा कि जब आप छल कपट से बहुत दूर हों तो फिर संयोग ऐसा बनता है कि लोग भी आपको वैसे ही मिलते हैं ज़्यादातर, जो पाक साफ़ हों। तो मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा आप बताएं, और
कहाँ से आपको ये किस्सा पता चला, उस समय क्या भरोसा करके वो छोड़ आए थे, साथियों ने क्या रिएक्ट करा कि अरे इतना पैसा उनको वहाँ पर छोड़ आए हो, इस तरह की बातें? देखिए, ये किस्सा जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो वहाँ था नहीं, और मैंने सोमालिया के टेन्योर के बारे में तत्कालीन जो कमांडिंग ऑफिसर थे, स्वर्गीय मेजर जनरल अनिल मलिक, उस वक्त कर्नल अनिल मलिक कमांडिंग ऑफिसर थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई सोमालिया के बारे में कुछ इंसिडेंट्स बताएं मेरे को, एक तो बैकग्राउंड बताएं सोमालिया के बारे में, क्या वहाँ था, वो मैंने किताब में संक्षेप में लिखा है ताकि एक रीडर समझ सके कि सोमालिया में हालात क्या थे और इंडियन आर्मी क्या कर रही थी। उसके बीच में मैंने कहा कि चुन्नी लाल के एक दो किस्से बताएं, तो ये किस्सा उन्होंने मुझे खुद लिख के दिया जनरल मलिक ने। और जनरल मलिक ने ये बताया कि जैसे जितना आप बता चुके हैं मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। हुआ ये कि तब कर्नल मलिक कमांडिंग ऑफिसर को एक बार गेट के पास देखा कि एक औरत आई और संतरी से पूछ रही है कि मैंने ये पैसे लौटाने हैं, और उसको नाम नहीं पता। तो कमांडिंग ऑफिसर को भी लगा कि भाई ये क्या पैसे, $99 लौटाने आई है। तो उसने कहता है, उन्होंने मेरे को कहा कि मैं खड़ा हो गया, मैं देखना चाहता था है कौन। तो लेकिन संतरी को पता था क्योंकि वहीं से गेट पे उसने मुर्गा खरीदा था। तो संतरी ने किसी से बुलवाया चुन्नी लाल को। चुन्नी लाल जब आया उधर तो उसने पैसे वापस लिए। तो कर्नल मलिक ने उससे पूछा कि भाई तुमने ये पैसे उसको किस बिना पे दे दिए, अगर वो पैसे ना लौटाती तो उसने कुछ ऐसा कहा कि पैसे ना लौटाती तो अलग बात है, लेकिन कल इसको उस $1 की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने इस बिना पे दिए। मैं अपनी तरफ से आगे कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जो जनरल मलिक ने मुझे कहा कि भाई ये तो मैं बड़ा हैरान रह गया, चकित रह गया उसकी बात सुन के। लेकिन चुन्नी लाल जो है भद्रवाह का रहने वाला था। भद्रवाह जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के इलाके में नहीं, साउथ ऑफ पीर पंजाल में एक पहाड़ी इलाका है। मैं भद्रवाह वैसे भी गया हुआ हूँ, चुन्नी लाल के घर भी 2 बार गया हूँ, बेटी की शादी में भी गया था मैं, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी मेरे को मोटरसाइकिल ट्रिप्स का शौक़ है। मैं पहाड़ों में, लद्दाख में, हिमालय में जाता हूँ। तो मैं एक बार तो मोटरसाइकिल पे उनके घर गया था, उसके माता पिता से मिला, उसकी वाइफ से मिला, बेटे से मिला। तो मतलब मैं खुद जानता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कि भद्रवाह के लोग बड़े सिंपल हैं। किसी को बुरा ना लगे, लेकिन साथ वाले इलाका है किश्तवाड़ का, तो किश्तवाड़ के लोग बहुत स्मार्ट हैं, तेज़ हैं। भद्रवाह के लोग मैं देखता हूँ बड़े सिंपल हैं। तो चुन्नी लाल की सिंप्लिसिटी इस बात में उभर के आती है। हमने उनके जो सादगी थी और एक लोगों पे निश्चल रवैया, उस पर बात कर ली। अब वीरता पर बात, और जो वीरता पे बात होगी तो सबसे पहला किस्सा जो मैं चाहूँगा आप दर्शकों को सुनाएं वो है बाना टॉप का ही, जो आपने खुद भी उसका जिक्र करा। और वहाँ पर एक ऐसी स्थिति भी बन गई थी जब ग्रेनेड ऑलमोस्ट फेल्योर की स्थिति पर आ गया था, और उस स्थिति को कैसे ये वीरता भी दिखाता है और स्मार्टनेस भी एक सोल्जर की वहाँ पर। तो मैं चाहूँगा आप वो किस्सा सुनाएं जी। और बाना टॉप का थोड़ा भूगोल से भी हमारा परिचय करा दें। तो पहले वही मैं बताऊँ, पहले मैं आपको बाना टॉप को एक आपके व्यूअर्स को, होपफुली रीडर्स को, कि बाद में वो रीडर बनेंगे, किताब पढ़ेंगे, बताना चाहता हूँ। सियाचिन ग्लेशियर, जैसे मैंने कहा कि बाना टॉप 21,153 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन उसके वहाँ पे अटैक क्यों करना ज़रूरी था? वो एक पाकिस्तान की पोस्ट थी। पाकिस्तान की पोस्ट, उसका नाम था कैद पोस्ट। कैद क्यों? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे थी, यानी इतनी अहमियत थी उस पोस्ट की। अहमियत क्या थी? वो अहमियत ये थी कि वो एक ऐसी डोमिनेटिंग पोस्ट थी कि आसपास के जितनी हमारी पोस्ट थी, अमर, सोनम, कई ऐसी पोस्ट हैं जिनको हम सिर्फ हेलीकॉप्टर से सप्लाई करते थे उन दिनों में। 1987 की बात कर रहा हूँ। वहाँ तक
पैदल जाने के रास्ते नहीं थे। और ये पोस्ट बीच में एक नासूर थी जो हमारे हेलीकॉप्टर्स को पर गोली चलाती थी। तो हमारे जवानों को टाइम पे खाना नहीं पहुंच पाता था, केरोसिन नहीं पहुंच पाता था। केरोसिन के बगैर वहाँ गुजारा नहीं होता। बुखारी जलती है, हर चीज़ को हीटिंग के लिए, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए, और एम्यूनिशन नहीं पहुंच पाता, तो वहाँ सस्टेनेंस मुश्किल हो गई थी। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि इस पोस्ट को कैप्चर करना है। तो उसकी पूरी कहानी इसमें है कि कैसे हमारा बिल्डअप हुआ। हमारा एक पहले पेट्रोल गया, सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे का एक सेक्शन पेट्रोल गया, पूरा सेक्शन, और उनके नेतृत्व में। और वहाँ पर पोस्ट को पहुँचने का तरीका ऐसा है कि वहाँ पे तकरीबन 1200 फुट की एक सीधी बर्फ़ की दीवार है, 85 या 90 डिग्री स्लोप, यानी कि बिल्कुल दीवार। और ऊपर जाने का तरीका कैसे है, तो वो एक आइस एक्स यूज़ करते हैं, मतलब माउंटेनियरिंग इम्प्लीमेंट्स हैं, वो आइस एक्स से जाते हैं, हर जगह पे वो गाड़ते रहते हैं अपने कीले, और फिर ऊपर जाते रस्सी बांधते हैं, फंसा के फिर आगे ऐसे चढ़ते हैं, और फिर ऊपर से जाके रस्सी बांध दी उन्होंने। अब रस्सी लटक रही है नीचे। जब वहाँ उसके बाना टॉप के थोड़ा नीचे जहाँ ये पहुँचे, उसके बाद भी अभी 100-200 मीटर का फासला था। तो इस पेट्रोल को लगा कि वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आया दुश्मन से, तो हम आगे बढ़ के शायद जाके देखते हैं कि दुश्मन है या हम कब्जा कर सकते हैं। इनका टास्क पूरा हो गया था। इनका टास्क सिर्फ यहाँ तक रस्सी बांधने का था और खबर हासिल करने का था। जब ये आगे बढ़े, दुश्मन ने इनको आगे आने दिया और बाद में इन पे फायर खोल दिया। हमारे 6 सैनिक वहीं पे वीरगति को प्राप्त हुए, शामिल लेफ्टिनेंट राजीव पांडे। ये 29 मई को हुआ 1987। उसके बाद हमारी बटालियन ने एक टास्क फोर्स तैयार की और हमारे को लगभग 1 महीना लगा इसको बिल्डअप करने में, क्योंकि वहाँ पे जाना इतना मुश्किल था। मैंने बताया कि रास्ता था नहीं पैदल जाने का, और हेलीकॉप्टर में वहाँ पे लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है हाई एल्टीट्यूड की वजह से। तो वहाँ पे 1-2 जवानों को जाने के लिए 3 हेलीकॉप्टर सॉर्टी चाहिए। अब आई एम श्योर इसमें हैरानी होगी कि 2 आदमियों के लिए 3 हेलीकॉप्टर की सॉर्टी कैसे, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर एक आदमी को ही ले जा सकता है, एक सैनिक को ही ले जा सकता है। फिर 2 सैनिक जब चले जाएं तो 2 सैनिकों का जो सामान है, वेपन एम्यूनिशन है, वो कम मिला के एक जवान का बोझ बनता है और वो तीसरे हेलीकॉप्टर में जाता है। तो इस तरीके से हमारा बिल्डअप हुआ। बाद में हमने एक रास्ता भी खोला, उससे भी जवान गए। तो बिल्डअप करने में टाइम लगा, तैयारी करने में टाइम लगा, और लगभग 1 महीने के बाद 23 जून की रात को ये अटैक लॉन्च हुआ। और कुछ संक्षिप्त में इतना बताऊंगा कि हमारे को फिर 3 दिन लगे वहाँ पर ऊपर उसी रस्सी के ज़रिए जो 1 महीना पहले राजीव पांडे के पेट्रोल ने बांधी थी। हमारी टास्क फोर्स ऊपर चढ़ी और 3 दिन लगातार दुश्मन की शेलिंग के बीच में 3 अटैक लॉन्च किए उस 21,000 फुट की ऊंचाई वाली पोस्ट पे। अब आखिरी दिन जब ये अटैक कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए, लेकिन पूरा सक्सेस नहीं मिला हमारे को, 1-2 बंकर हमने कैप्चर कर लिए। तो आखिरी दिन ये रात को शाम को जब अटैक करते थे तो हमारे वेपन्स जैम हो जाते थे। इतना टेम्परेचर्स इतने कोल्ड, हालांकि जून का गर्मियों के महीने में हमारे वेपन चलने बंद हो जाते थे। और पाकिस्तानी के आर्मी के वेपन चलते थे क्योंकि वो बंकर के अंदर से फायरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे स्टोव जला के रखा है। उस आग की, उस हीट की वजह से उनके वेपन चल रहे थे। इस हालात में जब चुन्नीलाल और उसका बड़ी लक्ष्मण दास, ये दोनों जब ऊपर पहुंचते हैं, जब पहली बार ये जब बाना सिंह का सेक्शन गया तो सब इस तरफ से ये लोग दोनों पहुंचे ऊपर। और चुन्नीलाल ने, जब आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, चुन्नीलाल ने एक ग्रेनेड फेंका। उसको कहा गया ग्रेनेड फेंको, ये डिसाइड किया इन्होंने। जब ग्रेनेड फेंका और वो ग्रेनेड अंदर नहीं गया,
ग्रेनेड बाहर गिरा। उसने कहा था कि ग्रेनेड, बलवंत ने इसको कहा था, मुझे याद है कि ग्रेनेड, यकीन करना कि ग्रेनेड लूप होल के अंदर चला जाए, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। आपने लिखा भी है, बी वेरी केयरफुल, Be very इफ द ग्रेनेड फॉल आउटसाइड द एनिमी बंकर यू विल डाई। यू विल डाई। अब उसको, और जो उसको बोला गया, वो कहते हैं ना ब्लैक टंग, वही हुआ। उसका ग्रेनेड बाहर गिर गया, चुन्नीलाल का, और सब ने उस टाइम सोचा कि बस अब तो गए। लेकिन शायद फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, वो ग्रेनेड फटा नहीं, वो डेड हो गया। अब दूसरा मौका चुन्नीलाल ने फिर ग्रेनेड लिया। मैं यहाँ पे एक ऐसे पहलू का जिक्र करना चाहता हूँ जो आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में आया, काश कि मैंने ये किताब में सेंटेंस लिखा होता। जब एक बार एक बच्चा साइकिल से गिर जाता है तो उसका डर लगता है थोड़ा सा उसको दोबारा साइकिल उठाने में। जब एक बार कोई स्विमिंग पूल में डुबकी लगाता, डूबने की आशंका होती है, उसको दोबारा स्विमिंग करने में डर लगता है। तो लेकिन चुन्नीलाल ने फिर दूसरा ग्रेनेड खुद निकाला। ये नहीं कि दूसरे बड़ी को बोला कि तुम ग्रेनेड फेंको, उसने ग्रेनेड निकाला और अब उसने कहा कि अब ये तो डू और डाई है, क्योंकि ये ग्रेनेड सक्सेसफुल होना चाहिए। और उसने ग्रेनेड का पिन निकाला। ग्रेनेड की पिन निकालने के बाद ग्रेनेड सिर्फ 4 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के बाद ग्रेनेड फट जाता है। उसने पिन अपने हाथ में निकाला और फिर ग्रेनेड को लूपहोल के बहुत पास जाके लूपहोल में धकेल दिया, जिससे कि 2-1 सेकंड तो उनके पहले हो गए थे, अब 2 ही सेकंड में ग्रेनेड ने फटना था। तो दुश्मन के पास, किसी के पास कोई टाइम नहीं है कि कोई ग्रेनेड उठा के बाहर फेंक दे, क्योंकि वॉरफेयर में कई बार ऐसे किस्से हुए हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में अलग अलग जगहों पे ऐसे किस्से हुए हैं कि ग्रेनेड पास आया और ग्रेनेड उठा के फेंक दिया, इतना टाइम था, और उसने वो ग्रेनेड जो है वो अपने निशाने पे लगा। तो ये 4 दिन लड़ाई के हालात में रहने के बाद, चौथा दिन था, 23 से इन्होंने शुरू किया, ये 26 का दिन है, और डे टाइम अटैक किया है, क्योंकि रात को हमारे वेपन जैम हो रहे थे, हमने डे टाइम अटैक किया था। तो मेरा कहने का मतलब है, ऐसे वीरता के किस्से कई हुए। मैं चुन्नीलाल की कहानी लिख रहा हूँ तो मैं चुन्नीलाल पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। तो ऐसे वीरता के किस्से इंडियन आर्मी में बहुत हैं, और ये चुन्नीलाल की वीरता के अलावा उसकी सूझबूझ सामने आती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपके व्यूअर्स को दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, और आपको भी, मत भूलिए उम्र उसकी 19 साल थी। ये नहीं कि उसको 10 साल का तजुर्बा है। आज मैं 40 साल आर्मी में सर्व करके मैं अपने तजुर्बे से बहुत बातें कर सकता हूँ। 19 साल की उम्र में जब 1 साल की सर्विस हुई है, तब ये सूझबूझ दिखाना और ये बहादुरी दिखाना मैं नहीं रखता। और हम तमाम वीरता के किस्सों पर बात करते हैं, जब भारत की फौज का जिक्र आता है तब तो अनंत कहानियाँ हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं जी। लेकिन एक युद्ध कौशल दिखाना, और साथ में जब आप फ्रंट पे नहीं हैं, जब आप एक टीम सेटअप के रोल में हैं, तो भी उसी उत्साह के साथ और उसी सूझबूझ, और अगर आपकी सहमति से मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा, स्ट्रीट स्मार्टनेस, जो कई बार काम आती है, उसका परिचय देना, वो भी नायब सूबेदार चुन्नीलाल में था। और इसका एक किस्सा हम चाहेंगे आप सुनाएं, जो है ऑपरेशन तथावड़े का। जब उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे मेजर प्रदीप तथावड़े, जिनके नाम पर ये ऑपरेशन है, और चुन्नीलाल साहब उनके साथ थे। इसमें एक अप्रिय घटना भी घटी, मेजर प्रदीप वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन इन बातों के दरमियान जो कुछ हुआ, और उस बीच चुन्नीलाल साहब का जो रोल था उसमें, वो इस किताब में भी दर्ज है, और आपको भी जानना चाहिए, इसलिए कि टीम में आपको अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग भूमिकाएं मिलती हैं। उन भूमिकाओं को आप एक ही पैशन और उत्साह के साथ निभाएं, ये आपको एक बड़ा योद्धा बनाती है। तो मैं चाहूँगा आप ऑपरेशन तथावड़े पर भी थोड़ी बात बताएं, और उसमें चुन्नीलाल साहब का जो रोल था उस पर भी। 17 जून सन 2000, ये मेरे लिए एक बहुत दुखदाई दिन था।
क्योंकि उसमें ये जो ऑपरेशन तातवाड़े जो आप बात कर रहे हैं, उसमें हमने मेजर प्रदीप तातवाड़े को खोया, जो इस टास्क फोर्स के कमांडर थे। जब उनको खबर मिली कि उग्रवादी टेररिस्ट इस घर में घुसे हुए हैं, एक ढोक एक अस्थाई घर होता है जहाँ पे समर्स में ऊपर गडरिए जाते हैं, तो उन्होंने मुझे रेडियो सेट पे बताया, टेलीफोन पे बताया। मैं नीचे था बेस में, और मेरे को 1 घंटा लगना था लगभग ऊपर पहुंचने में, जहां पर ये ऑपरेशन हो रहा था। मैं जब तक ऊपर पहुंचा, ऑपरेशन शुरू हो गया। तो उस ऑपरेशन में ये जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल की बात है, ये मैं भूल गया मतलब व्यूअर्स को बताना है। सब लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऑपरेशंस हो रहे हैं। वहाँ चुन्नीलाल मेजर प्रदीप तातवाड़े का बडी था। आर्मी में हम एक बडी सिस्टम फॉलो करते हैं, 2 जवान हमेशा इकट्ठे रहेंगे। हम पोस्ट पे तो ये भी फॉलो करते हैं, आपने बाथरूम जाना इकट्ठे जाओ। एक किस्म से एक हैबिट बन जाती है, और एक बडी को दूसरे के बारे में सब कुछ पता होता है। एक बडी का होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे ये अच्छे दोस्त ही होते हैं, इकट्ठे एक सेक्शन में, प्लाटून में, कंपनी में इकट्ठे बड़े होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो वो उनका एक घनिष्ठता पैदा हो जाती है आपस में। ऐसे ही ऑफिसर का भी एक बडी होता है। तो जाहिर है चुन्नीलाल जैसा आदमी है, तो वो जो मेजर साहब है वो भी अपना बडी उसको चाहेगा, क्योंकि सब चाहते हैं कि चुन्नीलाल का एक तजुर्बा था। 10 साल पहले उसको सेना मेडल मिला था, जब वो 10-12 साल पहले, उस वक्त जब वो एक 19 ईयर ओल्ड यंग रुकी जवान था। तो वापस इस ऑपरेशन में आते हैं, तो प्रदीप तातवाड़े के साथ चुन्नीलाल बड़ी था। तो ये लोग जब ऊपर इन्होंने घेराव कॉर्डन लगा दिया, जो घिरा लिया उस 2 कमरों को जहाँ पर कि उग्रवादी थे। जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने टेररिस्ट ने गोली फायर करना शुरू कर दिया। जब पहली गोली फायर होती है, मैं कैसे समझाऊं, एक विडंबना सी है। जब पहली गोली टेररिस्ट की तरफ से फायर होती है, जवानों को जो उस ऑपरेशन में जाते हैं बहुत खुशी होती है। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त पता लग जाता है कि हाँ, हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी, अब ये कॉर्डन में हैं और अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब ये, क्योंकि कितने ऑपरेशन ऐसे होते हैं जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, या तो आप लेट पहुंचते हैं, या क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको पुरानी मिली, टेररिस्ट तो वहाँ से चले गए हैं, या इन्फॉर्मेशन गलत होती है। तो हम बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन करते हैं। आप 4-4, 5-5 घंटे जंगल, पहाड़, नदी, उसमें से निकल के, नालों में से निकल के आप पहुँचते हैं और इन्फॉर्मेशन गलत होती है। तो बड़ी झुंझलाहट होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, आए दिन करना पड़ते हैं वो ऑपरेशन जिसका कोई अंजाम नहीं निकलता। तो इस ऑपरेशन में जब उनकी फायरिंग हुई तो सब कॉर्डन तो ऑलरेडी लग चुका था। वो एक फौजी के लिए बहुत सेटिस्फाइंग होता है। दिस इज प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन फॉर अ सोल्जर कि भाई हमारा कॉर्डन लग गया है, टेररिस्ट की शिनाख्त हो गई है कि इस जगह पर है, और अब हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हमारा इफेक्टिव कॉर्डन इतना इफेक्टिव था कि एक स्थिति ऐसी आई कि टेररिस्ट वहाँ से नीचे की तरफ भागने लगे। जब उसने भागने की कोशिश की तो वो एक झाड़ियाँ हैं, चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, वो सब वहाँ के हालत था जो नीचे की तरफ भागेंगे। ऊपर भागना मुश्किल होता है, नीचे की तरफ भाग रहे थे। जब नीचे भाग रहे हैं तब वो सीधा उधर, एक इत्तेफाक है कि वो ऐसे भागे सीधा जहाँ पे कि चुन्नीलाल मेजर प्रदीप तातवाड़े और चुन्नीलाल का खुद की पोजीशन थी। जब जवान एक कॉर्डन में बैठते हैं, ये तो इनर कॉर्डन है, जब बैठते हैं तो वो बिल्कुल साथ साथ नहीं सटके बैठते, लेकिन बड़ी पैर साथ बैठते हैं। फिर कुछ फासले पे, मान ज़मीन की बनावट पे, हो सकता है 10 गज दूर, हो सकता है 25 गज दूर, डिपेंडिंग कि आगे चट्टान कहाँ है, कहाँ उसको आड़ मिलती है, वो सब उसके हिसाब से कितना ज़मीन डोमिनेट कर पाते हैं, अकॉर्डिंगली वो बैठते हैं। तो ये अपने पोजीशन लिए हुए थे, और वहीं पे जब भागने की कोशिश की, एक ने इधर भागा, एक इधर भागा, तो एक को चुन्नीलाल ने टैकल किया और दूसरे को मेजर प्रदीप तातवाड़े ने। लेकिन जो प्रदीप तातवाड़े की तरफ आया वो सीधा
झाड़ी के अंदर एक किस्म से गया और वो प्रदीप के साथ गुत्थम गुत्थाई हो गया। बल्कि स्लोप थी और वो दोनों रोल करके कुछ फीट नीचे तक चले गए और उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी AK संभाली और एक दूसरे पे फायर किया। उसमें मेजर प्रदीप ताथवाड़े को गोली बहुत क्लोज रेंज से थाइस पे लगी और जब चुन्नी उनके पास आया, क्योंकि उसने ढेर कर दिया था अपने उग्रवादी को, टेररिस्ट को, जब चुन्नी आया तो मेजर ताथवाड़े अभी कॉन्शियस थे लेकिन कमज़ोरी आ रही थी, बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका था थाइस से और उन्होंने चुन्नी से पानी मांगा। उन्होंने कहा सर आप हिम्मत मत हार, हम आपको अभी ले चलते हैं, हॉस्पिटल की तरफ चलेंगे, टीम आ रही है, हम ले चलते हैं। और आवाज़ भी लगाई तो बाकी जवान पहुंच रहे थे। उन्होंने पानी मांगा, चुन्नी ने घूंट पानी दिया और जब उसने कहा कि हम आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो मेजर प्रदीप ताथवाड़े ने कहा मेरी टांग को मेरे साथ रखना, मतलब उनकी मुझे तो कुछ एहसास नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ कहा उन्होंने कि क्योंकि उनकी टांग नम होती जा रही थी उनको क्योंकि थाइज में गोली लगी थी और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। जब उनको ऊपर ले जा रहे थे तब मैं वहाँ पहुँचा था, क्योंकि मैंने कहा कि मैं बेस पे था, मुझे 1 घंटा लगा लगभग पहुँचने में। तब तक ये पहुँच गए थे और ऑपरेशन शुरू हो चुका था। और मैंने भी जब प्रदीप ताथवाड़े को रास्ते में देखा ऑन हिज वे टू हॉस्पिटल तो तब वो बेहोश थे, मतलब ही वॉज नॉट इन द सेंसेस, लेकिन ब्लड लॉस मैं देख सकता था कि काफ़ी हो चुका है। तो ऐसी दुखद घटनाएं आती हैं हमारी ज़िंदगी में। इट्स एन ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। और इसी ऑपरेशन में मेजर प्रदीप वीरगति को प्राप्त हुए और चुन्नीलाल साहब जो आखिरी समय में भी उनके साथ थे, उनको एक ये कसक भी रही कि साहब ने जो उन्होंने उस समय भी कहा जब गोली लगी कि साहब को लगी है चिल्लाकर, जिसका किताब में जिक्र भी है। उसने आवाज़ लगाई ताकि लोग आए, अब उसको हेल्प कर रहा था उठाने, साहब को लगी। तो उनको आखिरी समय में भी ये रहा कि आखिरी बार पानी मैंने पिलाया था। तो ये बड़ा भावुक सा एक वो रह जाती है मन में टीस। एक और चीज़ होती है, मैंने चुन्नी से बात की बाद में, देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्वाइवर्स गिल्ट। ये मुझे भी हुआ जब उससे 2 साल पहले एक ऑपरेशन हुआ था, जब हमें मेजर रोहित शर्मा को खोया था। हमारा पहला एनकाउंटर जब मैं कमांडिंग ऑफिसर बना था, जो इस किताब इंडियाज़ ब्रेव हार्ट में वन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर्स है। ये जिस किताब का जिक्र हो रहा है वो इस समय हमारे पास भी है, इंडियाज़ ब्रेव हार्ट। इंडियाज़ ब्रेव हार्ट ये मेरी, और इस किताब पर हमने पहले चर्चा भी की है। जी। और आप ये किताब खरीदें, इसे भी लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने ही लिखा है। और भी किताबें हैं जिन पर अभी हम आगे बात करेंगे। जी, तो ये इंसिडेंटली ये किताब 4 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है, मतलब ये काफ़ी लोकप्रिय होती जा रही है। एनीवे, सो सर्वाइवर्स गिल्ट की मैं बात कर रहा था। इसमें उसमें जब मैंने चुन्नी से बात की, क्या होता है कि जब आप एक व्हेन यू लूज समबडी जितना आपके बहुत नज़दीक हो, और ऑपरेशन में जो आप साथ साथ थे, तो ऐसे लगता है कि मतलब वो चला गया और मैं क्यों वापस आ गया। इसको हम सर्वाइवर्स गिल्ट बोलते हैं कि आप सर्वाइव कर गए, दूसरा नहीं। मुझे उस मेजर रोहित शर्मा के जाने का जो इतना दुख था, लेकिन जब मैं उसके मदर को मिलने गया कुछ दिनों बाद जलंधर में, उनके पेरेंट्स को, उसकी मदर ने जिस तरीके से मेरे को कहा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें किताब में मैंने लिखा हुआ है, वर्णन किया है कि मतलब उन्होंने मेरे से कुछ ऐसा सवाल पूछा कि मतलब आप तो जिंदा हो, मेरा बेटा तो गया। तो वो चीज़ें आपको रह रह के जगा देती हैं रात को। खुद को भी यही फीलिंग होती है। अगर आप तो यही मैं जब चुन्नी से बात की तो हाँ साहब, ये एक रिग्रेट रह जाता है। अगर आप उस ऑपरेशन के बारे में भी कुछ बता सकें। उस ऑपरेशन में जब मैं कमांडिंग ऑफिसर बना
हमारी बटालियन में बड़ा जोश था कि हमने सियाचिन ग्लेशियर में इतने बड़े कारनामे दिखाए हैं। अब हमारे को दोबारा 10 साल बाद मौका मिला है युद्ध क्षेत्र में, क्योंकि 1998 में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट बहुत ज़्यादा तादाद में घूमते थे जम्मू कश्मीर में, और पीर पंजाल के साउथ में भी आने लग गए थे। तो यहाँ पे हमें काफ़ी इनकाउंटर्स होने की संभावना थी, और वही हुआ। 10-12 दिनों में ही हमारा पहला एनकाउंटर हुआ, और उस पहले एनकाउंटर में हमने 3 टेररिस्ट मार दिए। और दो घर थे आमने सामने, 25-30 गज का फासला था। एक कच्चा घर था, एक थोड़ा पक्का था, बन रहा था अभी, जिसमें टेररिस्ट आए हुए थे। हमारे सोर्स ने हमें खबर दी और हम वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो एक घर में हमने कब्जा कर लिया, दूसरे घर में, कच्चे वाले घर में टेररिस्ट थे, और हमारा पहला फायर फाइट हुआ। उनको कॉर्डन लगाया गया, रॉकेट लॉन्चर से बर्बाद किया गया, लेकिन उसमें हमने मेजर रोहित शर्मा को खो दिया। वो उस टास्क फोर्स के लीडर थे। उसके बाद एक और टेररिस्ट भागा, हमारे बीच से निकला, बल्कि मेरे बिल्कुल पीछे से निकला। हम वहाँ पे कुछ स्टेप फील्ड्स थे, जैसे माउंटेन्स, पहाड़ों में जो खेत होते हैं, खेत, फिर उसके बाद 6-7-8 फुट का फॉल होता है, फिर से एक खेत होता है, फिर 6-7-8 फुट नीचे जाके दूसरा खेत होता है, ऐसे पहाड़ों में काटे होते हैं। तो उस खेत में हम लोग ऐसे छुपे हुए थे और सिर ग्रेनेड फेंक रहे थे, टेररिस्ट भी ग्रेनेड फेंक रहे थे। बिल्कुल 25-30 गज आमने सामने थे। एक टेररिस्ट निकला, मुझे याद है, आखिर में ऐसे भागा, मेरे भी पीठ को पीछे से लगा, लेकिन मेरे एक साथी ने, जो मैंने किताब में लिखा है डिटेल में, कि एक सूबेदार प्रीतम था, उसको हम कमांडो बोलते थे, तो उसने उसकी टांगें पकड़ ली और उसको किक कर करके मारा, उसको मतलब पकड़ लिया, उसके हथियार निकल गया, उसको किक करा। मतलब उसके बाद में फिर इवेंचुअली ये बड़ा मेसी ऑपरेशन हो गया। सबसे दुख की बात हमारे को ये है कि उसमें ये जो लीड कर रहे थे सबसे आगे, मेजर रोहित शर्मा, उनको गोली लगी। और वो मैं वाकया बता रहा था कि पहला ऑपरेशन होने की वजह से हमारा उस 3 साल का जो टेन्योर था, और मैं उसी टाइम कमांडिंग ऑफिसर बना था कुछ दिन पहले अपनी बटालियन का, और पहले एनकाउंटर में हमने टेररिस्ट मारे, लेकिन हमने अपना एक जांबाज साथी खो दिया। तो बटालियन का मोराल गिर जाता है, एक मायूसी सी छा गई पूरे घर। मैं खुद नहीं सो पाया। तो फिर ऐसे हालात में एक तो खुद को सर्वाइवर्स गिल्ट है, खुद को लगता है कि मैंने सीओ बनाऊं इस जोश के साथ, और हमने एक फौजी अपना एक ऑफिसर खो दिया, और अगले 3 साल हमने यहाँ काटने हैं। लेकिन उसके बाद हमारी बटालियन उभरी, और हमने पूरे 3 साल में ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जो इस किताब में लिखे हैं, कि अभी तक नॉर्दर्न कमांड में एक रिकॉर्ड है 106 किल्स का। तो आगे फिर हमने बहुत तमगे जीते, अवार्ड्स मिले, हमारे को यूनिट साइटेशन भी मिली, जो कि जो बटालियन बहुत अच्छा काम करती है उसको फिर आर्मी हेडक्वार्टर से यूनिट साइटेशन मिलती है। तो एक 3 साल में ये सब करना एक काफ़ी अच्छी उपलब्धि रही, लेकिन दुख हमेशा रहेगा उन साथियों का जो हमारे बीच नहीं रहे। आपने अपने तमाम ऑपरेशंस का जिक्र करा, मुझे 1-2 बड़े रोचक किस्से इससे जुड़े याद आ गए, चाहूँगा थोड़ा आप उसको बताएं संक्षेप में। और जिनमें से एक किस्सा वो है जब आप खुद बिल्कुल बाल बचे, मैं सिर्फ इतना ही हिंट छोड़ूंगा। और दूसरा किस्सा वो है जब एक कन्फ्यूज़न के चलते एक टुकड़ी को हमारी अपने ही साथियों से बचना पड़ा, और फिर कैसे पहचान हुई कि अरे ये हमारे ही साथी जिन पर हमने कन्फ्यूज़न के चलते गोलियां चला दी हैं, इनके अगल बगल गोली लगी है। और वो कन्फ्यूज़न क्लियर कैसे हुआ? एक टोपी से। तो मैं चाहूँगा इन दोनों किस्सों पर आप थोड़ा हमें बताएं। ये दोनों किस्से इस किताब में हैं, इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स में। एक पहला किस्सा ये है कि जब हमें खबर मिली कि टेररिस्ट एक गांव में हैं, तो हमारे बेस से वो टीम डिस्पैच हो जाती है, क्यूआर इमीडिएटली
उसको कश्मीर के कॉर्डन गाँव लगाने में। के लिए। ये कश्मीर के गांव की बात है। जी जी, जम्मू कश्मीर में ही LOC पे उसी टेन्योर में वो 3 साल हम वहीं थे जहाँ मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ। मैं कमांडिंग ऑफिसर था, ये उसी 3 सालों की बात है, 1998 से लेकर 2001 तक। तो हमारी टीम चली गई, मैं ब्रिगेड हेडक्वार्टर में गया हुआ था। तो मेरे को जब खबर मिली तो मैं वहाँ से ब्रिगेड हेडक्वार्टर से वापस चला। मेरे साथ मेजर हिमांशु सावंत थे, एक और बहुत जांबाज ऑफिसर, उनके भी किस्से बहुत हैं, 2 अवार्ड मिले उनको उस 3 सालों में। और हम वहाँ से पहुँचे, हमारे बटालियन बेस से वो इलाका ज़्यादा नज़दीक था। हमारी टीम पहुँच गई और कैप्टन विनोद थे साथ में, उन्होंने कॉर्डन लगाना शुरू कर दिया। हम चाहते हैं, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका था, फौजी चाहते एक कॉर्डन लगाते हैं ताकि कोई टेररिस्ट भाग ना सके। कॉर्डन लगाने के बाद यानी कि पूरा एक घेराव लगा देते हैं दूर दूर पूरे गांव के आसपास, या कुछ झोपड़ियां हैं या जंगल है, जैसे जो जहाँ टेररिस्ट छुपे हुए हैं। उसके बाद हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो फायरिंग शुरू हो गई थी, और हम जब बेस पे पहुँचे जहाँ पे हम गाड़ी से उतर के फिर हमें पैदल ऊपर चलना था, तो कैप्टन विनोद से मैंने कांटेक्ट किया और उससे पूछा, तो उसने कहा सर ये ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ। मतलब हम उसको ठीक से नहीं बोलते हैं, जबकि आपका कॉर्डन लगने से पहले टेररिस्ट ने फायर कर दिया। अब कॉर्डन आपका लगा नहीं है और आप टेररिस्ट से जूझने लग जाते हैं। अब टेररिस्ट को मौका होता है निकल के भागने का। जैसे हमने प्रदीप ताथवाड़े के ऑपरेशन में बताया कि वो जब निकला तब कॉर्डन तो लगा हुआ था, लेकिन उनसे गुत्थम गुत्था हो गए। तो इस ऑपरेशन में अब हम वहाँ जब पहुँचे तो कुछ एडिशनल और एम्यूनिशन चाहिए था इनको। तो रॉकेट लॉन्चर्स, रॉकेट्स, ये वो चीज़ें बेस पे आई हुई थी गाड़ी से। अब इस आगे जंगल की तरफ, पहाड़ के ऊपर पैदल चलना है, जंगल का इलाका है। जब ऊपर जाना था तो मेरे साथ 5, मेरे कमांडिंग ऑफिसर की QRT में 5 जवान होते हैं, वो जवान थे और हम लोग ऊपर चल रहे थे। हमें ऊपर जाना था, सॉरी। हम ऊपर चलने लगे तो कुछ एम्यूनिशन वहाँ पड़ा था, तो जवानों के पास एम्यूनिशन था, वेपन था, एम्यूनिशन था, मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैंने कहा रॉकेट लॉन्चर के 2 पॉड मैं उठा लेता हूँ। तो एक में 2 रॉकेट्स होते हैं और एक दूसरे में, एक पॉड में 2 रॉकेट होते हैं। तो 2 पॉड मैं उठा लिए ऐसे, क्योंकि मैं खाली हाथ जा रहा था। तो हम चलने लगे, हम 5 लोग थे। तो कैप्टन विनोद ने मुझे कहा सर आप जिस तरफ से आ रहे हो इस तरफ कॉर्डन बिल्कुल नहीं है, तो आप एक अपना लाइट मशीन गन वहाँ पे तैनात करके आओ। तो हमने अपनी लाइट मशीन गन वहाँ छोड़ दी। तो लाइट मशीन गन के साथ 2 जवान होते हैं, तो वो रह गए। अब हम टोटल 3 लोग रह गए थे, मैं, मेजर हिमांशु सावंत और एक और जवान। अब हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो जब ये जवान हट गए तो मैं आगे हो गया। हिमांशु सावंत ने कहा आगे आने की कोशिश की, या दूसरे जवान ने आगे आने की कोशिश की। हम पतली पगडंडी पे, तो मैंने कहा क्यों, तुम क्यों आगे आओगे? तो वो चाहते हैं कि अपने कमांडिंग ऑफिसर को मतलब खतरा ना हो, सामने आ गए। तो मैंने कहा नहीं, मैं चलूँगा आगे, ऐसी क्या बात है। और मैं आगे चल रहा था। तो हम चढ़ रहे थे ऊपर, वहाँ फायरिंग, दूर से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। और एक जगह पे एक बड़ा सा नाला आया। उस नाले में सूखा था, ड्राई था, लेकिन नाला था। तो जब उसको, वो थोड़ा ज़्यादा वाइड था, ऐसे उसके ऊपर एक कदम उठा के चल पाना संभव नहीं था। तो मुझे ये था कि मैं, इतना वज़न है मेरे हाथ में, अगर मेरे हाथ में अगर 25 किलो का वज़न है, मैं उठा के जंप नहीं कर पाऊँगा। तो मैं अपना थोड़ा सा रीच आउट करके दूसरी तरफ पैर अपना रखा। जैसे ही मेरा संभल रहा था मैं, मेरा एक पैर उस तरफ था और एक पैर इस तरफ था, और वहाँ पर मेरे को मेरे पीछे से हिमांशु की आवाज़ आई, मेजर हिमांशु सावंत। उसने बोला ए ए ए ऐसे बोला। तो मैं एक पैर उधर रखा दोनों तरफ, और मैं पीछे की तरफ पलटा कि किसको बोल रहा है ए ए। और जैसे मैंने पीछे देखा, उसने मेरे ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। मैं भौचक्का रह गया, मेरे ऊपर गोली चला रहा है मेरा ऑफिसर। और मैं ऐसे जंप किया साइड में, क्योंकि मैंने हुआ क्या था मैं ये बताता हूं। वहां से भाग के एक टेररिस्ट उस नाले में छुपा हुआ था, और जैसे मैंने पैर उस तरफ रखा, उस टेररिस्ट ने अपना ऊपर उठा और उसने अपनी राइफल निकाल ऐसे की, जो कि मेरी टांगों के बीच में आ गई, उसकी AK राइफल। मैंने ये सब नहीं देखा, ये मेरे पीछे वालों ने देखा। और जब उसने
आवाज़ निकाली ए, तो मतलब वो भी भचक्का रह गया। अब एक ही टाइम, मैं इतना तफसील में बता रहा हूँ, वो 1-2 सेकंड में सारा कुछ हुआ। वो ऊपर निकला, उसने फायर किया, हिमांशु ने भी फायर किया, उसके पहले आवाज़ निकाली, और हिमांशु ने जब फायर किया तो हिमांशु, उसको गोली लग गई उसके सिर पे, जो नाले में छिपा आतंकवादी था। तो उसकी जो गोली चली वो मेरे आगे से गई, बच गया, मतलब मेरे शरीर को लगनी चाहिए थी, लेकिन वो मेरे आगे से, मुझे ऐसे कुछ ऐसे फीलिंग हुई और बस वो मैं बच गया। मैं जाके साइड में गिरा, लेकिन मैंने हिमांशु को बाद में बोला कि मतलब तूने ऐसे आवाज़ निकाली। बाद में हम हंसी मजाक पे जब बात करते हैं तो मैंने कहा यार एक चीज़ है, मेरे को ना इस पूरे दौरान ना बिल्कुल डर नहीं लगा। तो कहता सर एक तो आपको कुछ पता ही नहीं लगा, वो ठीक है मुझे पता ही नहीं लगा हो क्या रहा है, ये तो बाद में बता रहा हूँ मैं। और दूसरा वो कहता है आपको डर नहीं लगा, हमें तो बहुत डर लगा, क्योंकि मैंने जैसे किताब में लिखा मजाक में कि थैंक गॉड फॉर 2 थिंग्स, वन दैट हिमांशु's एम वॉज परफेक्ट, कि उसने उस टेररिस्ट को गोली मारी सीधी लग गई, एंड सेकंड थिंग थैंक गॉड उसकी गोली मेरे को नहीं लगी, उसकी गोली भी तो लग सकती थी। तो दोनों चीज़ें ठीक हो गई। अच्छा, ऐसे जब ऐसी घटनाओं के बाद जब आप लोग और ऑपरेशन सफल हो गया, जी। सब लोग सुरक्षित वापस आ गए, उसके बाद किस तरह का माहौल रहता है? उसके बाद जो माहौल है वो लिखा हुआ है मैंने इसमें। तो मैं तो वहाँ ऑपरेशन में रहा काफ़ी देर और, लेकिन ये बात वहाँ फैल गई मेरी बटालियन में कि आज सीओ साहब बच गए, हिमांशु साहब ने बचा लिया, तो वो कहानी सारी जगह फैल गई। तो जो एडजुटेंट था, जो बेस में होता है, सब कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, तो मेजर शॉन ओब्रायन, शॉन नाम था उसका, और उसने मेरी वाइफ को फ़ोन कर दिया। वो जम्मू में थी, हम लोग तो वहाँ नॉन फैमिली स्टेशंस हैं, हम तो जंगल पहाड़ में रहते हैं, बंकर्स में, और मेरी वाइफ को फ़ोन कर दिया। तो बोला कि मैडम आज तो खबर ऐसी है, आपको एक स्कॉच की बोतल देनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला Y1 टेक 8, वो इसलिए कि हमारी बटालियन 8 जैकल आई है, तो हम कोई भी चीज़ होती है तो ऐसे बोलते हैं 8 ले लो, मतलब ऐसे 8, हम तो 8 लेंगे। तो Y1 टेक 8, और फिर उन्होंने मेरी वाइफ को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। से क्या रिएक्शन था? मेरी वाइफ मेरे को बताती है कि वो उनके पास स्कूटी थी, मेरा एक छोटा बेटा था, बड़ा बेटा हॉस्टल में था, मैं बेटे को घर छोड़ा और सबसे पहले मंदिर गई। तो चलो ये सब किस्से होते हैं हमारे, बट वो सारी बहादुरी सब मेजर हिमांशु सावंत की है। जैसे मैंने कहा मुझे तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उस एनकाउंटर में हमने 6 टेररिस्ट मारे, सारे के सारे 6, और हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जो होना था वो यहाँ बैठा है। हमेशा की तरह शौर्य जो हमारी फौज के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, वो वहाँ भी दिखा। दूसरा किस्सा भी बाकी, टोपी वाला, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। हम लोग हमारे को कई खबर थी टेररिस्ट के बारे में, तो हम रात को, पूरी रात हम लोग उस टेररिस्ट ग्रुप के लिए, हम देखिए लोगों को एहसास नहीं होता, लोग सोचते हैं जैसे आप देखते हैं ना पिक्चरों में या सीरियल में या एपिसोड्स आजकल नेटफ्लिक्स में, आप गाड़ी लिए वहाँ चले गए, टेररिस्ट को घेर लिया, ऐसे नहीं होता। 8-8 घंटे जंगल में चल के जाना पड़ता है पहाड़ी के ऊपर, फिर उसका कॉर्डन लगाना पड़ता है, चाहे आपको 3 घंटे चलना पड़े, लेकिन उसके बाद कॉर्डन लगाते हैं, देर लगती है। तो और हर बार टेररिस्ट नहीं मिलते हैं, या वो निकल गए होते, जैसे मैंने पहले कहा। तो हम एक ऑपरेशन में थे जिसमें हमने पूरी रात और उस बाहर काट दी, और हम टेररिस्ट को नहीं पकड़ पाए। हमें खबर बड़ी पुख्ता थी कि हैं टेररिस्ट इस इलाके में, अब तीनों जगह से टुकड़ियाँ आ रही हैं, 3-4 दिशाओं से बल्कि आई, लेकिन हम, वो जंगल है, रात है, बारिश, उस वक्त बहुत बारिश हो रही थी, होने लग गई, तो पूरी रात हमने बारिश में काटी। और सुबह जब रोशनी हो गई, हम अपने बेस में वापस पहुंच गए कि नहीं अब नहीं हो रहा। हम पूरी तरह से भीगे हुए थे, हमारे रेडियो सेट भीग गए थे, हमारी बैटरीज भीग गई थी, और पूरी रात आप रेडियो सेट पे बात करते रहो तो बैटरी वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं छोटे सेट्स की। अचानक सुबह जब मैं तो अपनी सॉक्स उतार रहा था अपने बटालियन बेस के बाहर, गीली सॉक कपड़े, अचानक खबर मिली कि वो टेररिस्ट मिल गए,
वो नदी एक बीच में मंडी नदी थी, नदी का नाम है मंडी नदी। मंडी नदी में वो था घराट होता है, पानी की चक्की जो होती है, पंचक्की। अच्छा। तो उसको घराट बोलते हैं कश्मीर में। तो उस घराट में टेररिस्ट छुपे हुए थे। तो वापसी हमारी एक टुकड़ी आते आते तो किसी ने इशारा करके उनको बता दिया, ये गए और वहाँ पे उनका एनकाउंटर स्टार्ट हो गया। तो जैसे एनकाउंटर स्टार्ट होता है तो हमारा कॉर्डन नहीं लगा हुआ था, तो हमारे को टुकड़ियाँ भेजनी पड़ी। मैंने टुकड़ियाँ इस तरफ भेजी, उस तरफ भेजी, जैसे हमारा ड्रिल है कि अब अगर ये निकल के उधर भागे। तो मैं अपनी टुकड़ी के साथ, मेरे जो QRT है 5 या 6 आदमी थे उस वक्त, हमने नदी पार की, एक छोटा फुट ब्रिज था, नदी पार की और हम उस तरफ से आ रहे थे। ये इधर से गए और एनकाउंटर, और बीच में रिवर चैनल था और बहुत सारे पत्थर थे। यहाँ पे एनकाउंटर हो रहा है, मेरी टुकड़ी उस तरफ थी। वहाँ पे जब टेररिस्ट की गोली चलाने, हमारी गोली में टेररिस्ट की गोली से एक, हमें खेत में एक औरत मिली अपनी बेटी के साथ, उस औरत को टांग में गोली लगी थी। तो मेरे एक जवान ने उसको उठाया, उसको ब्लीडिंग हो रही थी, हमने कपड़ा उसका ही दुपट्टा लेकर के उसको बांधा और लेके हम उठा के ले जा रहा था अपनी पीठ पे। अब यहाँ से हमें इधर इनकाउंटर हो रहा था, फिर धीरे धीरे इनकी फायरिंग ख़त्म हो गई, तो हमें लगा कि इनकाउंटर ख़त्म हो गया। और वहाँ इस तरफ से हम जब चल रहे हैं, अचानक हमारे को दूसरी तरफ से पहाड़ी के ऊपर से हमारे ऊपर गोलियाँ चली। तो हम छुप गए, ज़मीन के काफ़ी फोल्ड्स होते हैं, हम छुप गए नीचे। फिर थोड़ी देर में हम उठ के चलने लगे, फिर फायरिंग हुई हमारे ऊपर, फिर हमें आड़ लेनी पड़ी। तो 2-3 बार हुआ। फिर मैंने सोचा इस तरफ तो इतनी ऊपर से टेररिस्ट आ ही नहीं सकते, टेररिस्ट तो इस तरफ है। और फिर हमें एहसास हुआ कि हमारी ऊपर एक पोस्ट है और वो कट ऑफ ग्रुप का एक काम कर रहे थे उस तरफ। मैंने रियलाइज़ किया कि टेररिस्ट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ फायरिंग भी बंद हो गई। तो टेररिस्ट तो हमारे इस तरफ 3 टेररिस्ट की खबर थी और 3 का अनुमान था। प्रॉब्लम ये थी कि हमारे रेडियो सेट काम नहीं कर रहे। हमारे को इनसे भी कन्फर्मेशन, इनसे एक बार कन्फर्मेशन आ गई हमारे को, लेकिन इनके साथ रेडियो सेट से मिलाप नहीं हो रहा था, बहुत दूर था, क्योंकि मैंने बताया बैटरीज वगैरह रेडियो सेट भीग चुके थे। जब मुझे ये, मैं सुनिश्चित हो गया मेरे दिमाग में कि ये हमारे ही लोग हैं, फिर मैंने डिसाइड किया कि हम कब तक रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, छुपे रहेंगे, क्योंकि इस औरत को काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, इसका हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना ज़रूरी था, टांग में गोली लगी थी। तो फिर मैंने अपने जवानों को बोला बैठे रहो। मैं एक बड़ी अजीब टाइप की टोपी पहनता था, एक उसको फ्लॉपी हैट बोलते हैं आर्मी यूनिफॉर्म के कलर में, वो दूर से पहचानी जाती थी। तो सबको दूर से, पहाड़ से ऊपर से पता लगता था वो सीओ साहब आ रहे हैं नीचे। और मेरा एक पैराशूट, मैं पैरा जंप्स किए हैं तो मेरा एक पैराशूट का विंग है, मैं कमांडो इंस्ट्रक्टर रहा हूँ तो मेरा एक कमांडो का एक बैज है। ये मैं हमेशा पहनता था, दूर से लोग पहचानते थे, ये वाइट कलर का, ये रेड कलर का और मेरी टोपी। तो मैंने सोचा कि अब ये हमारे ही लोग हैं और हम हर बार डर डर के क्रॉल करते हैं, फायर करते हैं। तो मैं सीधा उठा, सीधा बिल्कुल करके तन के खड़ा हुआ और अपनी टोपी सीधी की और मैं सीधा चला। और बाद में मेरे को उन लोगों ने ये बताया कि मेजर देश पांडे जो उधर थे, उन्होंने कहा, इनको देख के उन्होंने फायरिंग रोकी, कहते नहीं ये हमारे सीओ साहब हैं। तो मतलब कभी ऐसे करना पड़ता है भरोसे के साथ कि नहीं वो पहचान लेंगे। वापस सर चुन्नीलाल साहब पर लौटते हैं और हम चाहेंगे आप हमें एक बार 23 जून 2007 को क्या हुआ था वो भी बता दें, जब चुन्नीलाल साहब वीरगति को प्राप्त हुए। उस दिन रात में काफ़ी कोहरा था और चुन्नीलाल LOC पे डिप्लॉयड थे। हमारे LOC पे डिप्लॉयमेंट ऐसे है कि जैसे LOC जो लाइन है उस पे नहीं होती है नेसेसरली, उसके पीछे हाइट पे होती है, जहाँ पे कि या तो हम दुश्मन को डोमिनेट कर सकें, पोस्ट बंकर बने हैं। और यहाँ पे हमारी एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन फेंस चलती है। एंटी इन्फिल्ट्रेशन फेंस एक तार नहीं है, काफ़ी डीप होती है, 2-3 इसमें तारों का ऑब्स्टिकल का सिलसिला होता है और उस पे हमारी एंटी इन्फिल्ट्रेशन पोस्ट लगी है। तो चुन्नीलाल एक ऐसी पोस्ट के इंचार्ज थे और कोहरे की वजह से टेररिस्ट जो हैं वो फेंस के पहले, कोहरा आने से पहले हमारे नाइट विजन जो इक्विपमेंट है उससे वो देखा गया है, लोरोस से देखा गया कि ये पहाड़ी से ऊपर से एक डोमिनेटिंग हाइट से देखा गया कि टेररिस्ट आ रहे हैं। तो मालूम था कि इस तरफ आ रहे हैं।
अब हमें इंतज़ार करना था वो यहाँ आएंगे, लेकिन जब आए, जब पहुँचने वाले थे उसके पहले कोहरा आ गया, हो जाता है सडनली फॉग आ जाती है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। और उसका फ़ायदा उठा के टेररिस्ट जो है वो फेंस में से निकल गए। जब ये पता लग गया, ये सुबह पता लग गया कि फेंस से निकल गए, तो चुन्नीलाल से बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब वो उसने कहा भी ऐसे कि जब मेरे, मतलब उसको ऐसे लगा कि मैं इंचार्ज हूं, मेरे इलाके से कैसे ये निकल जाएंगे। और उसमें एक डिटर्मिनेशन आई कि मैं तो उनको छोड़ूंगा नहीं। तो अपनी टुकड़ी के साथ गया और उसने, मैं संक्षिप्त में बताऊं तो उसने फेंस के नीचे एक सड़क है और हमें उस फेंस और सड़क के बीच में उनको ट्रैप करना था। नीचे मतलब काफ़ी दूर है, ऐसे नहीं कि 100 मीटर नीचे। और उस इलाके में उन्होंने उनको ट्रैप किया। जब वो ट्रैप हो गए, अब वो जिस इलाके में थे, चुन्नीलाल को गुस्सा बहुत था, रोष था कि मेरे इलाके से निकल गए। और जब वहाँ उनको पास क्लोज इन कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, उन्होंने फायर किया और एक एक करके 2 जवानों को गोली लगी। जब गोली लगी तो साहब लग गई, राकेश को लग गई। अगर लग गई बोल देता है तो चुन्नीलाल को और गुस्सा आया कि मेरा सेक्शन का एक जवान, उसको गोली लग गई। पहले तो ये निकल गए मेरे इलाके से, अब फिर उनको गोली लग गई। देखिए उस वक्त जब गोली लगती है तो आप ये नहीं सोचते हैं कि ये बच, आप बोलो सबसे वर्स्ट कि पता है गोली लगी तो मर जाएगा शायद, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या हो, कहाँ गोली लगी। जब खून आ रहा होता है तो इतना नहीं पता लगता कहाँ क्या है, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। बाद में एक अलग बात है। तो उसको बहुत गुस्सा आया और 2 को लगी जब एक के बाद एक, तो चुन्नीलाल चार्ज्ड इन। वो जैसे उसके ऊपर कुछ भूत सवार था कि मैंने छोड़ना नहीं, वो अंदर चार्ज करके, वो टेररिस्ट थे, उसने वहाँ पे फायर किया उनके ऊपर, उन्होंने भी फायर किया। और ये अंदर पहले इसने एक जवान को तो बाहर खींचा, हमारे गोली लगी उसके बाद ये बेतहाशा फायर किया। बेतहाशा उसने फायर किया और उसके फायरिंग से उग्रवादी मरे, इसको भी गोली लगी। तो वो एक ऐसा दिन था कि मैं समझता हूँ परिस्थिति ऐसी थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि एक बहुत लंबा ऑपरेशन खिंचा। मतलब शाम से रात होने वाला वक्त था जब उनको डिटेक्ट किया गया। पता था कि 1 आध घंटा 2 घंटे लगेंगे इनको ऊपर पहुंचने में, फिर इस इलाके में हम उनको एम्बुश कर लेंगे, लेकिन वो निकल पा गए बिकॉज ऑफ फॉग। तो उसके बाद ये जो ऑपरेशन हुआ, इसमें चुन्नीलाल फिर वीरगति को प्राप्त हुए और हमारी बटालियन ने, हमारे देश ने एक अनोखा सपूत खो दिया। इस ऑपरेशन के बाद उनको मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, जो कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड है शांतिकाल में, परमवीर चक्र के बराबर। नायब सूबेदार चुन्नीलाल, उनकी कहानियाँ आज, उनकी शहादत के इतने बरस बाद भी हम बैठे उनकी कहानियों पर बात कर रहे हैं। ये बताता है कि कहानियाँ और वीरता, समर्पण, ये सब हमेशा साथ रहते हैं। जो अमर शब्द है वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, लोग वास्तव में अमर होते हैं अपने कामों से। थोड़ी बात अब हम इस किताब से इतर भी चाहेंगे, चूँकि आपने लंबा समय, करीब 4 दशक आपने सेवा की है देश की सेवा तो आप यूँ अभी भी कर रहे हैं और तमाम ऑपरेशंस का भी हिस्सा रहे हैं। और बीते दिनों देश ने तमाम घटनाक्रम देखे हैं। हमने एक बड़ा नृशंस हमला देखा जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के पाले पोसे हुए आतंकवादियों ने किया पहलगाम में। उसकी प्रतिक्रिया दुनिया ने देखी जो भारत ने दी। ऑपरेशन सिंदूर जो सफल रहा और अभी भी रुका नहीं है, पॉज है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा और ऐसा ही स्पष्ट शब्दों में ये देश के सामने रखा भी गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज है। तो थोड़ी बात हम चाहेंगे इस पर भी हो, देश के पिछले समय में जो घटनाक्रम रहे हैं उस पर। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, चूँकि अभी हम विस्तार से भी बात करेंगे, लेकिन दर्शकों का बस परिचय मात्र भी करा दें कि लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ
2016 में उरी हमलों के बाद जो स्ट्राइक भारत ने की थी उस समय, उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों में बहुत महत्वपूर्ण किरदार रहा था। अभी हम इस पर विस्तार से भी बात करेंगे। पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अब चूँकि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज है, तो खासकर उन लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर में या राजस्थान में या पंजाब में सरहदी इलाकों में रह रहे हैं, उनके लिए अब न्यू नॉर्मल क्या है? आगे इस सीज़ फायर जो भी हुआ है, इसका आगे आप क्या भविष्य देख रहे हैं? और उस भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनके लिए न्यू नॉर्मल क्या रहेगा? क्या ब्लैकआउट, क्या ऐसी ड्रिल्स अब इनकी आदत खासकर सरहदी इलाके में रह रहे लोगों को डाल लेनी चाहिए, या फिलहाल के लिए अब सब रुक गया है? देखिए, मेरी समझ से भारत 2 दुश्मन देशों से घिरा है और दोनों देशों में हमारे पास मतलब अनरिजॉल्व बॉर्डर्स हैं दोनों देशों के साथ। LOC है पाकिस्तान के साथ, तो LAC है चीन के साथ। चीन का बॉर्डर कंपैरेटिवली, तुलनात्मक तरीके में पीसफुल है, हालांकि गलवान वाली घटनाएं हुई हैं 5 साल पहले, लेकिन डे टू डे में नहीं है। लेकिन आदत डालने वाले सवाल की बात कर रहा हूं मैं। हमारे को एक जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आदत डाल लेना चाहिए, एक चेतना। जब मैं छोटा था तो मैंने 62 की वॉर देखी है। मेरे पिताजी रिटायर हुए हैं एज ऑनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट PL दुआ। तो वो मैं जैसे जिक्र कर रहा था, वो हलवारा में थे। तो मतलब मैंने 65 वॉर देखी, मैंने कहा 62 वॉर देखी एज ए चाइल्ड, और फिर 71 वॉर देखी है। जब आप उन लड़ाइयों में हमने ये ब्लैकआउट का जो प्रैक्टिस होती है, हमने ब्लैकआउट एक्चुअल में देखे हैं लड़ाई में, ब्लैकआउट की प्रैक्टिस देखी है, हमने लड़ाई के इल इफेक्ट्स देखे हैं, क्योंकि उसमें इतने टैक्सेस लगते हैं, राशन मिलता है। उस ज़माने में भारत भी एक गरीब देश था। तो उसके बाद आपकी जनरेशन की खुशकिस्मती है कि लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं। उग्रवादी ऑपरेशन एक अलग चीज़ है। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट भी एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट था, कारगिल में ही था। आप तो अपने ड्राइंग रूम से देख रहे थे, वो पहला टेलीवाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया में। तो हमने वो लड़ाइयाँ देखी हैं, इसलिए मैं आपका सवाल का जवाब देते हुए कह रहा हूँ कि हाँ, ये जागरूकता आना ज़रूरी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब कभी आप मॉल में जाएं और आपको बोला जाए कि एवैक्यूएशन करो, ड्रिल है, तो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, पैनिक नहीं होना है जी। लेकिन अगर ऐसे हालात आ रहे हैं आजकल, क्योंकि मिसाइल कहीं यूज़ हो जाएंगे और साइबर अटैक कहीं आ जाएंगे, तो एक जागरूकता लाने की बात है। और आखिरी चीज़, हाँ, LOC पे ख़ास तौर पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। LOC पे न सिर्फ ये प्रैक्टिसेस होनी चाहिए हमारे को, बल्कि मेरे हिसाब से कुछ बंकर भी बनाने होंगे। ऐसे कई जगहों पे हैं, लेकिन और जहाँ ज़रूरत है वहाँ बंकर बनाए जाएं, ताकि अगर शेलिंग होती है तो हम व्यर्थ जाने ना जाएं, हम वो बच्चों को, औरतों को, लोगों को बचा सकें, बंकर में पनाह देंगे। इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल भी है सर मेरा, ये कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने लगातार बार बार ये सुना कि भारत अब अपनी युद्ध नीति में बदलाव कर रहा है। जी, हम किस तरह से अप्रोच करेंगे दुश्मन के सामने, उसमें बदलाव आएगा। जो एक बयान भी आया, प्रधानमंत्री ने भी कहा और सेना की तरफ से, फौज की तरफ से भी कहा गया कि अब हर आतंकी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। ये बहुत बड़ा वाक्य था। तो थोड़ा हमें इस पर संक्षेप में बताइए 2 या 3 बिंदुओं में कि कैसे युद्ध नीति में ये बदलाव होगा। और दूसरी बात कि इससे पहले, चूँकि आप लंबे समय फौज में रहे, इससे पहले कब ऐसा मौका आपको ध्यान आता है जब भारत ने इस तरह के बदलाव अपनी युद्ध नीति में किए हों? कौन से वो वाटरशेड मूवमेंट रहे जो आपको अभी ध्यान आ रहे हैं? नहीं, देखिए, आप जिस युद्ध की हम आजकल बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले तकरीबन 20 सालों में, 25 सालों में, ख़ास तौर पे 9/11 के बाद जो 2001 में हुआ था, टेररिज्म हमेशा रही है, लेकिन टेररिज्म की करेंसी बहुत बढ़ गई है पूरे विश्व में।
जो 9/11 वाले अटैक हुए थे उसके बाद तो अब पूरे देश में, पूरे विश्व में कितने ऐसे अटैक होने लग गए हैं। अब हम तो हमेशा टेररिस्ट अटैक लेते रहे हैं और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनका न्यूक्लियर ब्लैकमेल है, इसके तहत इंडिया हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग रेस्ट्रेंट। भाई आप ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए युद्ध को, एस्केलेटरी लैडर ना बढ़ जाए, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, यही करते रहे हैं। सही मायनों में 2016 एक पहला कदम था। जब उन्होंने पठानकोट एयरबेस पे अटैक किया वो 2016 था, जब उन्होंने उड़ी पे अटैक किया वो 2016 था, और तब डिसाइड किया, जैसे आपने कहा वो मैंने किताब में लिखता हूँ, मैं कोर कमांडर था, और जब हमने सजेस्ट किया मिस्टर पारीकर को, जब वो उसी दिन आए और उन्होंने वहीं पे निर्णय दिया कि यस हम पार जाके मारेंगे। कैसे संवाद और संबंध थे आपके मनोहर पर्रिकर से, तत्कालीन रक्षा मंत्री? नहीं, उसके पहले मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं पहली बार उनको मिल रहा था 2016 में 18 सितंबर 2016 को मैं पहली बार मिला। मैं फील्ड का कमांडर था, मैं कभी हेडक्वार्टर में नहीं, मतलब उनके दौरान में कभी हेडक्वार्टर में नहीं रहा था। तो वो उसी दिन आए, जबकि मैंने डिफेंस सेक्रेटरी ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा नहीं, आज नहीं आना चाहिए, मैं वीआईपी नहीं चाहता था उस दिन, मेरे को ऑपरेशनल काम थे, आर्मी चीफ आ चुके थे, उनका आना बनता है। लेकिन उन्होंने कहा वो तो ऑलरेडी चल पड़े हैं। और दोपहर को जब वो वहाँ पहुँचे, हमने उनको रिसीव किया, आर्मी चीफ भी थे, आर्मी कमांडर थे, और वो उड़ी जाना चाहते थे। मैंने कहा नहीं सर, उड़ी नहीं जा सकते। और ये आप लोग की मुलाकात हो कहाँ पर रही थी? एयरपोर्ट पे हमने उनको रिसीव किया, ठीक, और फिर हम उनको लेकर के आए अपने बेस में, बदामी बाग कैंटोनमेंट में, और उनकी ब्रीफिंग की। फिर उन्होंने बोला तो अब क्या करना है, तो आई सेड ब्रीफिंग मैं कर रहा था क्योंकि आर्मी चीफ और आर्मी कमांडर थे, लेकिन जिसका जो इलाका होता है, कश्मीर मेरा इलाका था, मेरी डोमेन थी, इसलिए ब्रीफिंग मैं कर रहा था। तो मैंने कहा सर अगर आपका मतलब है कि इसका जवाब हमें कैसे देना चाहिए तो मैं अलग से आपसे अपने कमरे ऑफिस में बात करेंगे। तो हम चारों मेरे ऑफिस में गए, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, आर्मी कमांडर और मैं। और वहाँ पे आर्मी चीफ पहले बोले नेशनल स्तर पे, और फिर उसके बाद आर्मी कमांडर, इनको हायर लेवल की बात करनी थी, हमारी क्रिटिकलिटीज़ क्या है, तैयारी कितनी है। तो मैंने कहा कि ये टाइम आ गया है कि हम पार जाके मारते हैं, वरना वो हमेशा टेररिस्ट भेजते हैं, हमारे सोल्जर्स को मारते हैं, हमारे सिटीजन्स को मारते हैं, हमारे सोल्जर्स की बॉडीज़ को म्यूटिलेट करके चले जाते हैं, और हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे पास टेररिस्ट तो है नहीं भेजने के लिए, हम पार जाके मारेंगे, हमें उनके पार जाके मारेंगे, ये बात सबसे पहले आपने कही। जी, ये लिखा है सब। तो ये मैंने कहा कि हम जाके उनको मारेंगे, हमें उनके ठिकाने पता है। उन्होंने मुझसे 1-2 सवाल पूछे जो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। हमने डिस्कस किया कि क्या ऐसा होगा तो क्या होगा, ये वाली बात। लेकिन हमने ये बात किया कि उसके बाद हमें ओनरशिप लेनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान कहता है ये हमारे टेररिस्ट नहीं, हमने नहीं भेजे, आपके फ्रीडम फाइटर हैं, हमें कहना चाहिए कि हमने किया है, हमने इसलिए किया कि आपने उड़ी किया। वो ओनरशिप लेंगे भी कैसे? पूरी दुनिया के सामने पोल खुली हुई है उनकी, आतंकवाद को पालने वाला देश। तो हमने लेकिन ओनरशिप ली अगले दिन। और पारीकर जी, आई सैल्यूट हिज बोल्डनेस। उन्होंने वहीं पे, मैंने सोचा दिल्ली जाएंगे और वहाँ से मुझे ऑर्डर आएंगे, उन्होंने वहीं पे बैठे बैठे ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा, उन्होंने कहा ओके। तो वो वही जो 4 लोग की मीटिंग हो रही थी वहीं पे तुरंत उन्होंने तो मेरे आर्मी चीफ के सामने मुझे इजाज़त दे दी। तो वो ऑपरेशन हमने 10 दिन के अंदर, 18 को बात हो रही है दोपहर को, 28 की रात को हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, और मल्टीपल लोकेशंस पे टेररिस्ट कैंप्स के, टेररिस्ट ठिकानों पे टेररिस्ट मारे, और अगले दिन सुबह तक वापस आ गए। जबकि मैंने उनको तैयार किया था कि हमारी कुछ कैजुअल्टीज़ होंगी, लेकिन आई थिंक फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, हमारी एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। अगले दिन अनाउंसमेंट हुई जो आर्मी हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने की। तो सही मायनों में मैं कह रहा हूँ कि वो एक पहल थी, बहुत छोटी, इसके मुकाबले में बहुत छोटी पहल थी कि हम पार जाके मारेंगे। वो उनका न्यूक्लियर ब्लफ नहीं होगा। और उसके 3 साल 2.5 साल बाद जब पुलवामा अटैक हुआ तो बालाकोट में जाके इतना डीप एयर स्ट्राइक किया। ये तो सर्जिकल स्ट्राइक तो 2-4-5 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर की थी, लेकिन वो बहुत अंदर जाके मारा, बालाकोट के पास जो जब्बा टॉप पे अटैक किया था। फिर उनका न्यूक्लियर ब्लफ वॉज कॉल्ड, न्यूक्लियर ब्लैकमेल
ख़त्म हो गया। और जब इस वक्त पहलगाम में जो उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की, तो प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया था कि हम न सिर्फ इन टेररिस्ट को नहीं छोड़ेंगे, इनके बैकर्स को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कहीं पे भी हो, मतलब कि पार में भी हो। और फिर 14 दिन बाद वो 9 ठिकानों पे अटैक हुआ जहां पे कि टेररिस्ट हब्स थे, हेडक्वार्टर्स थे, लॉजिस्टिक बेसिस थे, उन सब 9 जगह पे हुआ। तो हमने पहले टेररिस्ट के ठिकानों पे मारा, बाद में एस्केलेट हुआ, उन्होंने हमारे बेसिस को ट्राई किया, हमने उनके बेसिस को, वो तो विफल हो गए, और हमने उनके बेसिस को बहुत सटीक तरीके से डिस्ट्रॉय किया। अभी तक तिरपाल लगा के ढक रहे हैं अपने एयरबेस, बिल्कुल जो खबर है हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो आपका सवाल था कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, कि अब हम हर एवरी एक्ट ऑफ टेरर को भी वी विल ट्रीट इट एज एक्ट ऑफ वॉर, और हम अप्रोप्रिएटली रिएक्ट करेंगे। तो पाकिस्तान को एक किस्म से नोटिस दिया, अब आप करें तो हम तो ऐसे करेंगे। आपने, चूँकि हमारी बात हुई सर्जिकल स्ट्राइक 2016 वाली, तो उसके बाद का भी एक बड़ा रोचक वाक़या है जो इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस नाम की किताब है शिव अरोरा की, उसमें उसका जिक्र भी है कि जब वहाँ से सफल ऑपरेशन करके हमारे जवान वापस आए और आप वहाँ पर मौजूद थे और 2 ग्लास आई, लेकिन उन ग्लास को किनारे कर दिया गया। मैं चाहूँगा इसके आगे की बात आप बताएं। देखिए, एक बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेशन था, और आम तौर पे ऑपरेशंस में एक तरफ आपको जीत का एहसास होता है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कोई रंजिश, कोई गम रह जाता है कि कोई साथी वापस नहीं आया या कोई साथी खो दिया। मैंने भी पारिकर जी को प्रिपेयर किया था कि नहीं, हमारी कैजुअलिटीज़ तो होंगी। उन्होंने कहा कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा नहीं, कैजुअलिटीज़ होंगी, इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, कैजुअलिटीज़ होंगी। पर वही है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, वापस आ गए सब सही सलामत। जब रंजिश होती है तो इंसान ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कोई दुख नहीं था, सब कुछ अच्छा था। तो जब उनको डीब्रीफिंग के लिए ऑफिसर्स को बुलाया, जो कमांडिंग ऑफिसर, कंपनी कमांडर, टास्क फोर्स की टीम कमांडर्स, 5 ऑफिसर जो थे, तो ब्रीफिंग से पहले मैंने उनको, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने ये कहा कि बॉयज़, यू, शायद ऐसे कहा था कि यू हैव डन समथिंग, हिस्ट्री विल रिमेंबर यू फॉर व्हाट यू हैव डन। ऐसे कुछ अल्फाज थे मेरे कि आपने एक इतिहास क्रिएट किया है। उनकी बहादुरी, जो पार गए, पूरी रात आते वक्त पाकिस्तान की पोस्ट भी उनको फायर कर रही थी, कितनी शेलिंग हो रही थी, मतलब उसके बावजूद वो सही सलामत आए। एनीवे, तो मैंने ऑपरेशन रूम में करने से पहले मैंने ब्लैक लेबल की बोतल ली और मैंने कहा दिस कॉल्स फॉर ए टोस्ट, और फिर ग्लास हटा के मैंने खुद उनके मुंह में बॉटल से थोड़ा थोड़ा डाला ड्रिंक, हालांकि दोपहर का टाइम था। और उसके बाद एक कंपनी कमांडर ने कहा सर परमिशन टू गिव द ड्रिंक टू द कोर कमांडर ऑल्सो, उसने भी मेरे मुंह में डाला। आई थिंक एक अपबीट माहौल होता है, आई थिंक दे डिजर्व्ड इट। यकीनन उन्होंने शाम को और अच्छी पार्टी की होगी। ये सुन के ही, मतलब उस समय क्या माहौल रहा होगा, वो सुनकर ही मेरे गूज़बम्स आ रहा है। तो आप लोग तो उसका हिस्सा रहे, इसीलिए बार बार सलाम है हमारी फ़ौज को। थैंक यू। यस, जब इतना जिक्र हो ही गया है तो थोड़ी बात पैरा SF पर भी कर ली जाए कि तमाम बातें रहती हैं कि हम सुनते रहें कहानियाँ कि एक महीने तक चॉकलेट पर रह जाते हैं और ड्रिंक ख़त्म करने के बाद गिलास भी दांतों से तोड़ देते हैं। तो थोड़ा इन कहानियों से हमें पैरा SF की दुनिया तक ले जाइए, बहुत संक्षेप में ही, अगर आप कुछ किस्सा शेयर करना चाहें। देखिए, पैरा SF जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उनका काम है तैयारी करते रहना। वो हर उस ऑपरेशन की तैयारी करते हैं जिसकी अभी तक कल्पना भी नहीं की जाती है, क्योंकि इंटेंट एंड कैपेबिलिटी आर 2 डिफरेंट थिंग्स। इंटेंट तो ओवरनाइट बदल सकती है। आज तक बोलते रहो कि नहीं करना है, कल बोलो कर दो। आपने ओवरनाइट बदल दी, या अपनी पॉलिसी बदल दी, या लीडर दूसरा आ गया, जो भी है। कैपेबिलिटी ओवरनाइट नहीं बन सकती।
आपको उसकी तैयारी करते रहना पड़ता है। मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था कि आप चारों जब बैठे थे 18 सितंबर 2016 में अपने ऑफिस में, तो आपने किसी से सलाह ली, एडवाइस ली कि हम ऐसे ऑपरेशन करेंगे? मैं तो सुबह से उड़ी गया था, वापस आया था, दुख में था, 18 जवान मैंने खो दिए, तो मैंने किसी से सलाह नहीं ली जब मैंने सजेस्ट किया कि सर हम ऐसे करेंगे। क्यों? कुछ तो मेरा तजुर्बा, क्योंकि मैंने जो किताबों में लिखा है, मैं खुद ऐसे ऑपरेशन कर चुका था, तो मुझे कुछ तजुर्बा है। लेकिन मेनली हर तजुर्बे तो बताए भी नहीं जा सकते। जी, मेनली भरोसा है हमारे स्पेशल फोर्सेस करेंगी ये सब। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो कैपेबिलिटी वाली बात है, वो अपनी कैपेबिलिटी बनाए रखते हैं। और वो कैपेबिलिटी कैसे बनती है? वो एयर फोटो से, खुद रिकॉनेजेंस करके, पहाड़ों पे चढ़ के, कंडीशन रह के, ऑपरेशंस में हिस्सा लेके, वो एक अपनी कैपेबिलिटी बनाए रखें कि उनको आज बोलो तुमने कल जाना है, तो बोलते हैं हमें 4 दिन दे दो, हम तैयारी करके चले जाएंगे। तो मैंने उनसे बात नहीं की, लेकिन मुझे मालूम, भरोसा है उनकी कैपेबिलिटी पे। मैंने कहा मुझे कुछ दिन दीजिए, हमारे दिन का चयन हमारे पे छोड़ दीजिए, हम करेंगे। और वो है स्पेशल फोर्सेस की काबिलियत पे भरोसा कि वो कर देंगे। और फिर वही हुआ। और रही बात वो चॉकलेट पे क्योंकि चॉकलेट पे रहते हैं, तो हाँ, वो कई बार हमारे इमरजेंसी राशन में यही होता है, जो जंगल पहाड़ में चढ़ रहे हैं ऊपर, ना वो बना पाते हैं, बारिश हो रही है, आप खाना नहीं बना पाते। और दूसरा, कई जगहों पे ऐसी जगहों पे छुप के बैठना पड़ता है, एम्बुश में या पेट्रोलिंग में, आप आवाज़ नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ चॉकलेट ही खा पाते हैं। तो सर्वाइवल के और तरीके हैं, जो एक चीज़ आपने कही, तो वो कठिन ज़िंदगी वो उनको जीनी पड़ती है अगर उनको तैयारी रखनी है, अपनी कैपेबिलिटी बनाए रखनी है। वो ग्लास खाते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। अब बहुत 2-3 चीज़ों पे बहुत जल्दी जल्दी बात करेंगे। एक तो ये कि पाकिस्तान, इस कीवर्ड पे भी ज़रा बात कर ली जाए थोड़ी, कि क्या चाहता क्या है पाकिस्तान? मतलब यूं तो ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब उनको भी नहीं पता होगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता था, आप एक तो आप कह रहे हैं उनको भी नहीं पता जवाब, मैं नहीं मानता, उनको पता है। लेकिन मेरा जवाब ये होगा आपको, इस सवाल का अगर मैं पूरी तरह से उत्तर दूं, इफ़ आई रिप्लाई योर क्वेश्चन इन फुल, हमें 2 दिन लग जाएंगे। संक्षेप में देखिए, पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान मेरी समझ से एक किस्म से भारत से बराबरी की कोशिश करता है। वो सोचता है कि हम दोनों इकट्ठे पैदा हुए हैं और इकट्ठे एक बराबरी होगी। ना पाकिस्तान में इतना साइज़ है, ना काबिलियत है, ना इकोनॉमी है, मतलब कई चीज़ें ऐसी, ना इंटेंट है, ना कैपेबिलिटी है। चलिए, सो इंटेंट है वैसे। तो वो क्या है कि पिछले 3 युद्ध में, 1947-48 में जो हुआ था, 1965 और 1971, जहां उनके देश के 2 विभाजन कर दिया गया, 2 देशों में, 93,000 से ज़्यादा सोल्जर्स फॉर्मल सरेंडर सेरेमनी में सरेंडर करते हैं। मतलब इससे ज़्यादा और ह्यूमिलेशन क्या हो सकती है। लेकिन उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम भारत से कन्वेंशनल तरीके से तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए ऑपरेशन टोपैक शुरू किया, यानी कि ब्लीडिंग इंडिया अ डेथ बाय 1000 कट्स। तो वो सब करना शुरू किया अगर उन्होंने ऑपरेशन से, पंजाब में टेररिज्म, यहाँ पे टेररिज्म, ऐसे टाइप के वार करने हैं। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, कमिंग टू योर क्वेश्चन, वो पाकिस्तान में आर्मी बहुत ही स्ट्रांग है। पॉलिटिकल पार्टीज चाहे जो भी हों, नेता चाहे कोई भी हो, असली लीडर पाकिस्तान आर्मी चीफ होता है। तो पाकिस्तान की आर्मी इतना स्ट्रांग है। पाकिस्तान की आर्मी के लिए, उसके वजूद के लिए, और उसका वजूद जो है इतना बढ़ गया है कि अब उन्होंने फैक्ट्रियां चलाते हैं, रियल एस्टेट डीलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, बिजनेसेस हैं पाकिस्तान आर्मी के जो रिटायर्ड जनरल चलाते हैं। और पाकिस्तान आर्मी की इम्पोर्टेंस है इंडिया से बैर, इंडिया से लड़ाई। जिस दिन ये हट गया
तो पाकिस्तान की आवाम बोलेगी आप इतनी बड़ी आर्मी की क्या ज़रूरत है। तो पाकिस्तान की आर्मी को अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखने के लिए इंडिया बैशिंग चाहिए। जब उन्होंने ये देख लिया कि वो कन्वेंशनल टर्म में तो इंडिया के ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने ये सब तरीके शुरू कर दिए। तो टू एंड आपका जो सवाल है कि अब पाकिस्तान इससे होगा क्या, होगा क्या। अब हमने उनको ये भी दिखा दिया कि अब तो हम टेररिस्ट अटैक ठिकानों पे मारेंगे, डीप इनसाइड हम मिसाइल मारेंगे, ये करेंगे, जो भी हमारे हाथ में चीज़ हो, मतलब जो अप्रोप्रिएट मीन्स हैं वो इस्तेमाल करके हम आपके ठिकानों को नहीं छोड़ेंगे, टेररिस्ट ठिकानों को वो बना लेंगे, फिर हम फिर कर देंगे। अब पाकिस्तान के ऊपर जो हमने डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला है, इकोनॉमिक प्रेशर डाला है, इंडस वाटर ट्रीटी, अभी देखना उसका इफेक्ट कितना आने वाला है। आना शुरू हो गया, देखिएगा, गर्मी बढ़ रही है, पानी कम हो रहा है, अब ये देखा जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे पैंतरे होंगे। सो नाउ बट क्या पाकिस्तान टेररिज्म छोड़ देगा? नहीं, पाकिस्तान हैज़ इन्वेस्टेड टू मच इन दिस, और जो वजह मैंने आपको बताई, इस वजह से वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा। पाकिस्तान विदेशों से लोन ले रहा है, IMF वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहा है, लेकिन कल की न्यूज़ में 20% डिफेंस, उसने अपने डिफेंस बजट को 20% इजाफा दे दिया। तो पैसे ना भी हो लेकिन आर्मी को पैसे हमेशा मिलते हैं। तो ये उनकी हालात रहेंगे, देश मुफलिसी की तरफ जाता रहेगा, पाकिस्तान की आर्मी बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है तो मुझे ये भी याद आता है कि उनकी जो एक हमेशा बुरी नज़र रहती है वो है भारत का एक अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर। यूं तो जो वो कब्ज़ा करके बैठे हैं, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, वो भी भारत का ही अंग है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जम्मू कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान की लगातार बुरी नज़र रही, उस पर बात करते हैं। इसलिए भी क्योंकि आप वहाँ लंबे समय रहे, आपने वहाँ के हालात देखे। जम्मू कश्मीर अब पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर के लिए आगे आप क्या रोड देख रहे हैं? चूँकि इसलिए भी इस नाते आप बहुत व्यापक अथॉरिटी रखते हैं क्योंकि एक किताब आपने जम्मू कश्मीर पर भी लिखी है जो इस समय मेरे हाथ में भी है, और अ लाइफ अंडर फायर इन जम्मू कश्मीर। तो इस नाते भी आप ये किताब भी खरीद के पढ़ सकते हैं, और इस पर भी हमने लल्लन टॉप पर भी पहले इस किताब के माध्यम से भी चर्चा की है। तो अब कश्मीर के लिए और पूरे उस क्षेत्र के लिए आप क्या रोड आगे देख रहे हैं, और कैसे वहाँ सुरक्षा को और बेहतर किया जा सकता है? देखिए, एक सेंटेंस मैं पहले कहना चाहूँगा इस किताब के बारे में, सिंस यू मेंशन्ड द बुक, अ जनरल रेमिनिसेंस लाइफ अंडर फायर इन कश्मीर। जो किताब है, ये किताब में मैंने फर्स्ट पर्सन में लिखी है। ये पूरी समराइज़ करती है कि कैसे उग्रवाद स्टार्ट हुआ, कैसे हमारा रिस्पांस रहा गवर्नमेंट का और सिक्योरिटी फोर्सेस का, कैसे हमने राष्ट्रीय राइफल खड़ी की, तो कैसे हमने इखवान बनाया सरेंडर टेररिस्ट से, फिर हमने सरेंडर टेररिस्ट की एक मेरी रेजिमेंट की बटालियन बनाई, जो एक अनूठा एक्सपेरिमेंट है पूरी दुनिया में। और उसी का एक हीरो इसमें नज़ीर वानी। बुरहान वानी के बारे में सबने सुना है, नज़ीर वानी के बारे में कम जानते हैं, लेकिन नज़ीर वानी टेररिस्ट, उसके बाद फिर ये नज़ीर वानी भी टेररिस्ट था, लेकिन उसके बाद इखवान बना, उसके बाद वो सोल्जर बना, और वो अशोक चक्र से नवाजा गया। उसकी आप बीती के द्वारा मैं एक कहानी बताता हूँ पूरे कश्मीर की, कि हुआ कैसे, हमने अपनी टैक्टिक्स कैसे बदलते रहे, वो अपनी टैक्टिक्स कैसे बदलते रहे। उग्रवादी वो पहले पथराव में आए, फिर उसके बाद उन्होंने फेसबुक का इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप का कैसे इस्तेमाल किया। बुरहान वानी इज़ ए फेसबुक क्रिएशन। तो ये मीडिया और सोशल मीडिया से उसको बढ़ावा मिला, और किस तरीके से फिर उन्होंने नए नए ग्रुप्स बनाए, द रेजिस्टेंस फ्रंट वगैरह क्यों बदले, क्यों बनाए। तो मतलब वो पूरा उतार चढ़ाव इस किताब में आते हैं। और एक शब्द जिस पे मैं बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी चाहूँगा, और जो आपने अलग अलग मंच पे उस पर अपनी परिभाषा दी भी है, वो है कश्मीर के दो वर्ग, एक लोकल टेररिस्ट और एक फॉरेन टेररिस्ट। इस पर देखिए, लोकल टेररिस्ट जो है वो कुछ लड़के हमारे ही जम्मू कश्मीर के हैं जो टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, और फॉरेन टेररिस्ट वो जो पाकिस्तान से आते हैं। आजकल की जनरेशन देख रही है फॉरेन टेररिस्ट जो पाकिस्तान से आते हैं। जब हम ऑपरेशन करते थे
जब उस वक्त टेररिस्ट अफ़गानिस्तान से भी आते थे। हमारे एक एनकाउंटर में एक सूडान से टेररिस्ट मरा था, अफ़गानी आते थे बहुत। वो कैसे? वो इसलिए कि 1988 में जब सोवियत यूनियन की ऑक्यूपेशन अफ़गानिस्तान से ख़त्म हो रही थी और उसके पिछले 10 सालों में पाकिस्तान ने CIA की मदद से मुजाहिदीन तैयार किए थे सोवियत ऑक्यूपेशन को लड़ने के लिए। जब सोवियत यूनियन विड्रॉ कर गया तो इनके पास वो टेररिस्ट फ्री हो गए। उनको क्या करते, वो पाकिस्तान के अंदर खलबली मचाने लगे, तो उन्होंने उनका रुख कर दिया कश्मीर की तरफ। और वो फाइटर्स जो हैं वो दे आर लाइक फाइटर्स विदाउट ए कॉज, बस वो लड़ना ही चाहते हैं, और इस्लाम के नाम पे उनको यहाँ डाल दिया। तो इसलिए पहले आते थे फॉरेन टेररिस्ट भी। अब जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के हैं या POK के भी हैं, मतलब उस तरफ के हैं। तो इसलिए हम एक डिस्टिंक्शन करते हैं फॉरेन टेररिस्ट, लोकल टेररिस्ट। उसका आखिरी सेंटेंस में ये कहना चाहूँगा, जब हमें पता लगता है कि लोकल टेररिस्ट है तो हम हमेशा, आर्मी, राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस भी हमेशा मौका देते हैं कि सरेंडर कर दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसे सरेंडर हुए भी हैं, लेकिन हम हमेशा मौका देते हैं, अनाउंस करते हैं लाउड स्पीकर से, सरेंडर करो। क्योंकि हम लोकल टेररिस्ट, हमारे बच्चे हैं, गुमराह हैं लेकिन हमारे बच्चे, हम चाहते हैं कि वो टेररिस्ट सरेंडर करें। आखिर हमने सरेंडर टेररिस्ट की एक बटालियन भी बनाई थी ना, मेरी रेजिमेंट की। तो ये है फ़र्क लोकल टेररिस्ट और फॉरेन टेररिस्ट। और ये सारी बातें विस्तार से आपको अलग अलग किताबें जो लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ की हैं उनमें विस्तार से इस पर चर्चा भी मिलेगी, जिन किताबों का हमने आज जिक्र भी करा। और जिस किताब पर हमने आज विस्तार से बात की वो भी आपके सामने है, नायब सूबेदार चुन्नीलाल की कहानी, उनका समर्पण, बना टॉप की उनकी कहानी, और तमाम ऐसी बातें, कई किस्से हैं जो हमने सिर्फ छू के निकल सके, उन पर विस्तार से बात नहीं कर पाए। वो आपको उनकी किताब में मिलेगा, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। वो भी किस्सा है जब, और सिर्फ एक बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ जब उनको सूचना मिली कि वो पिता बने हैं और वो अपना कर्तव्य छोड़कर उस समय घर नहीं गए। बाद में जब छुट्टी मिली, जब हालात उनको लगा कि अभी जाया जा सकता है, तब गए। कितने किस्से ऐसे हैं जब उन्होंने किसी ऑपरेशन में पीछे रहकर सहायक की भूमिका में रहते हुए बहुत बड़ा किरदार अदा करा। ऐसे एक दो किस्से हमने आज सर की ज़बानी रिवाइंड भी करे, और तमाम ऐसे किस्से इस किताब में आपको मिलेंगे। और भी किस्से हैं, उनके बचपन के किस्से हैं, कैसे वो जब शुरुआती प्रशिक्षण में पहुंचते हैं तो उनको कितने छोटे छोटे लेकिन ज़रूरी सबक मिलते हैं। जैसे कि एक बार जब वो सिर्फ अपना नाम भर बताते हैं अपने परिचय में कि क्या नाम है, तो कहते हैं चुन्नीलाल, तो उस पर उनको एक बड़ी समझाइश वाली फटकार भी लगती है। ऐसे तमाम वो छोटे छोटे किस्से हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप अगर सेना से जुड़े हैं तभी आपके लिए वो किस्से बहुत महत्वपूर्ण हो। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये एक कैरेक्टर डेवलप करते हैं। किसी भी पेशे में हो, आप स्टूडेंट हो, कोई नौकरी कर रहे हो, खेल रहे हो, स्पोर्ट्स में हो, हमेशा इस तरह की बातें, इस तरह के चरित्र, इस तरह के नायक आपके चरित्र निर्माण में बहुत बड़ी मदद करते हैं। हमने ये पूरी किताब पढ़ी, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, इस पर चर्चा की किताब के ऑथर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ के साथ। ये किताब छापी हापर कोलिंस ने, बाज़ार में उपलब्ध है, आप खरीद सकते हैं। और आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। और इसी बहाने, इस किताब के बहाने हमने कितनी और चीज़ों पर भी बात कर ली। आपकी 2016 की भूमिका, इसके पहले का आपका करियर, कितने टोपी वाले किस्से, कितने अंदर की बातें, और कितने आगे की भी क्या रोड है, खासकर देश ने हाल में जो घटनाक्रम देखे उसके बाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया ये किताब लिखने के लिए भी। थैंक यू अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आप इस किताब के बारे में चर्चा करने के लिए। कि मैं कभी नहीं थकता अपने जवानों की कहानियाँ, अपने मतलब इंडियन आर्मी के जवानों की कहानियाँ, उनकी बहादुरी के किस्से लोगों के सामने लाने में। ये तीनों किताबें जो हैं सब, उधर नज़ीर वानी की कहानी है, उधर LOC पे जवानों की कहानी है, इसमें चुन्नीलाल की कहानी है। इन कहानियों में सिर्फ चुन्नीलाल की नहीं, मतलब बाना सिंह की, सबकी, बहुतों की, तमाम किरदार, बहुत किरदार हैं। और सब ये कहानियाँ लिखता हूँ मैं, जिससे कि आने वाले समय में यूथ को भी इंस्पिरेशन मिले, आने वाले सोल्जर्स को भी इंस्पिरेशन मिले, ताकि हम सब अच्छे नागरिक और अच्छे सोल्जर्स बन सकें। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
आपका भी शुक्रिया इस कॉन्वर्सेशन को सुनने के लिए। अपना ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।